तो भारत की आज़ादी से पहले, मतलब भारत के संविधान बनने से पहले, भारत में जब अंग्रेज़ों का शासन था, तब आपको ये बात पता है कि 1765 बक्सर के युद्ध के बाद 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। 1765 में पहली बार अंग्रेज़ों ने अप्रत्यक्ष रूप से भारत में किसी भूभाग का शासन अपने हाथों में लिया। बंगाल, बिहार, उड़ीसा, है ना, उनके नियंत्रण में आ गया जब उन्हें दीवानी अधिकार मिला। तो अंग्रेज़ों की एक ख़ास बात थी कि अंग्रेज़ जब शासन करते थे तो हमारे यहाँ राजा महाराजा कैसे शासन करते थे। कोनो दिन मतलब बेलन से मार खाए, बाई उसकी रानी ने खूब धोया है बेलन से, तो सुबह दिमाग ख़राब है। दरबार में आया, दरबार में कोई चूजे की चोरी लेकर अपराधी सामने आया, दिमाग ख़राब था, फांसी पे लटका दिया जाए। केवल चूजा चोरी किया था तो फांसी पे लटका दिया जाए। मतलब राजा महाराजा जो बोल दिए वही नियम है, वही संविधान है। लेकिन अंग्रेज़ ऐसा नहीं करते थे। अंग्रेज़ जब किसी क्षेत्र में शासन करते थे तो बाकायदा वो कानून बनाकर शासन करते थे। तो अंग्रेज़ों ने भी जब भारत में शासन करना प्रारंभ किया तो उन्होंने अधिनियम बनाए, जिन्हें हम क्या कहते हैं, किस नाम से जानेंगे, एक्ट। किस नाम से जानेंगे, एक्ट। उन्होंने एक्ट बनाकर भारत में शासन शुरू किया। 1765 में उन्हें बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार मिल गए, है ना, लेकिन थोड़ा समय लिया और उन्होंने 1773 में भारत में पहला अधिनियम बनाया, पहला एक्ट बनाया। कब बनाया, 1773। देखो कैसे अंग्रेज़ों का जो भारत में शासन रहा वो दो चरणों में लिया जाता है। एक, जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी भारत, तो पहले शुरू किया पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भारत में शुरू हुआ। फिर 1857 की क्रांति हो गई। 1857 के विद्रोह के पश्चात ब्रिटेन की महारानी थोड़ा सहम गई कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में शासन संभाल नहीं पा रही है, तो उन्होंने शासन अपने हाथ में ले लिया। तो 1757 के बाद का जो काल शुरू होता है, 1857 के बाद का जो काल शुरू होता है, वो भारत में क्राउन शासन कहलाता है। 1858 से पहले भारत में कंपनी शासन और 1858 से भारत में क्राउन शासन। मैं क्राउन बोले तो ताज, महारानी, ब्रिटेन की महारानी, तो उसका शासन शुरू होता है। तो इस दो जो अंग्रेजी शासन को जब आप भारत में देखेंगे तो हमको दो चरणों में देखेंगे। आप शुरू होता है कंपनी शासन से, हाँ, एंड होता है क्राउन शासन से। अब कंपनी शासन भारत में कब से कब तक रहा, तो 1773 से लेकर 1858 तक। और क्राउन शासन कब से कब तक रहा, तो 1858 से लेकर भारत की आज़ादी तक। ये दो हम इस तरीके से देखेंगे। अब जैसा कि मैंने आपको कहा कि अंग्रेज़ भारत में चाहे कंपनी हो, चाहे कंपनी शासन हो, चाहे क्राउन शासन हो, अंग्रेज़ भारत में एक्ट बनाकर, कानून बना, एक्ट को सामान्य भाषा में हम क्या बोलते हैं, अधिनियम, और सामान्य भाषा में बोलो कानून। कानून बनाकर शासन का, कानून क्या होता है, एक नियमावली, अगर उसका किसी ने उल्लंघन किया तो सज़ा का प्रावधान होता है। ठीक, ओके। तो कंपनी शासन का पहले शुरू होता है। तो इस प्रकार अंग्रेज़ों का भारत में कंपनी शासन के तहत सबसे पहला एक्ट कौन सा बना, रेगुलेटिंग एक्ट। इस एक्ट का नाम था रेगुलेटिंग एक्ट। और कब आया ये, 1773। तो सबसे पहले अगर मान लो हमको खाका याद रहेगा, तब अंदर कंटेंट पे चलते हैं, क्योंकि सबसे पहला प्रश्न आपको किसी भी एग्ज़ाम में जो बन सकता है वो ये बन सकता है कि फलाना एक्ट कब आया, या कंपनी शासन के अंतर्गत पहला एक्ट कौन सा था, आखिरी कौन सा था, ये एक्ट किसके तहत था, ये प्रश्न बनता है। तो सबसे पहले अपन खाका याद करेंगे। खाका, खाका क्या है, देखो आप इधर, कंपनी शासन के तहत सबसे पहला अधिनियम कौन सा है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। 1773 जो एक्ट बना तो उसमें कुछ कमियां रह गई, क्योंकि पहला अधिनियम था भारत में अंग्रेज़ों का, तो कुछ कमियां रह गई। उस कमियों को दूर करने के लिए उन्होंने दूसरा एक्ट लाया जिसे कहा गया एक्ट ऑफ सेटलमेंट, 1781 में आया। तो कंपनी शासन के तहत पहला एक्ट कौन सा, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। दूसरा एक्ट कौन सा, एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। तीसरा एक्ट जो आया उसका नाम था पिट्स इंडिया एक्ट 1784। ईयर सहित याद होना चाहिए। तो कंपनी शासन के तहत आप लोगों ने अभी तक कितने एक्ट देख लिए, 3।
सबसे पहला एक्ट रेगुलेटिंग एक्ट 1773, उसके बाद दूसरा एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781, उसके बाद तीसरा एक्ट पिट्स इंडिया एक्ट 1784। ठीक, ये कंपनी एक्ट के तहत पहला। आइए अब तीन एक्ट हो गया। 3 एक्ट के बाद अंग्रेज़ों ने जो एक्ट लाया वो क्या कहलाता है? चार्टर एक्ट। क्या कहलाता है? चार्टर एक्ट कितने आए? कितने कंपनी शासन ने कितने चार्टर एक्ट पारित किए? 4। कितने? 4। तो चार्टर एक्ट पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ईयर आपको याद रखना है। पहला चार्टर एक्ट कब आया? 1793। अच्छा, पहला बस याद रखना। उसके बाद जितने चारों चार्टर एक्ट जो है 20-20 साल के अंतर में आए तो निकाल लोगे आप ईयर। 1793 के बाद 1813, 1813 के बाद 33 और उसके बाद 53, है ना। तो चलो, कंपनी एक्ट के तहत, मतलब कंपनी शासन के तहत या अंग्रेजों का भारत में पहला एक्ट कौन सा? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। दूसरा एक्ट कौन सा? एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। पहला 1773 रेगुलेटिंग एक्ट 1773। दूसरा एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। दूसरा एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। दूसरा एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। तीसरा पिट्स इंडिया एक्ट 1784। तीसरा पिट्स इंडिया एक्ट 1784। क्रम से याद रहेगा। पहला एक्ट रेगुलेटिंग एक्ट 1773, दूसरा एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781, तीसरा एक्ट पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इसके बाद कंपनी क्या लाएगी? चार्टर एक्ट लाएगी। क्या लाएगी? चार्टर एक्ट को ही अधिनियम कहा जाता है ना हिंदी में। चार्टर अधिनियम लाएगी। कितने चार्टर अधिनियम लाएगी? 4। पहले वाला का ईयर याद रहना ही चाहिए। प्रथम चार्टर अधिनियम कब आया? 1793। प्रथम चार्टर अधिनियम 1793। प्रथम चार्टर अधिनियम 1793। उसके बाद कैलकुलेट कर लो 20-20। द्वितीय चार्टर अधिनियम 1813। तृतीय चार्टर अधिनियम 1833। चतुर्थ चार्टर अधिनियम 1853। ठीक, चलो, कंपनी शासन भारत में पहले शुरू हुआ। अंग्रेजों का भारत में पहला एक्ट कौन सा? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। उसके बाद कौन सा आया? एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। उसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट 1784। उसके बाद चार्टर एक्ट आया। प्रथम चार्टर अधिनियम 1793। प्रथम चार्टर अधिनियम 1793। दूसरा 1813। तीसरा, चौथा। इस प्रकार कंपनी शासन खत्म हो गया, क्योंकि 1853 अंतिम अधिनियम था कंपनी शासन के तहत। इसके बाद 1857 में क्या हो गया? विद्रोह हो गया। बहुत सुना, मंगल पांडे का विद्रोह। 1857 का विद्रोह भारतीय स्वतंत्रता का पहला संग्राम माना जाता है। इस विद्रोह से बहुत व्यापक परिवर्तन आया भारत की शासन व्यवस्था में। ये विद्रोह हुआ तो ब्रिटेन की महारानी थोड़ा सहम गई, डर गई कि भैया इस प्रकार का विद्रोह यदि भारत में हुआ है तो ये कंपनी शासन का फेलियर है, विफलता है। अगर आगे भी ऐसा चलता रहा तो बड़ा विद्रोह होगा, तो फिर अंग्रेजी शासन भारत में खतरे में है। तो ब्रिटेन की महारानी ने शासन की बागडोर कंपनी से छीनकर अपने हाथों में ले ली। ठीक, अब जो अधिनियम आएगा वो किसके तहत आएगा? क्राउन शासन के तहत आएगा। तो इसके तहत पहला एक्ट आया भारत शासन अधिनियम 1858। ये देखो, अब क्राउन शासन के तहत भारत में जो पहला अधिनियम आया उसका नाम क्या है? भारत शासन अधिनियम 1858। ठीक, क्राउन शासन के तहत भारत में पहला अधिनियम भारत शासन अधिनियम 1858। क्राउन शासन के तहत पहला अधिनियम भारत शासन अधिनियम 1858। अच्छा, अब इस अधिनियम के बाद कौन से अधिनियम जारी हुए? भारतीय परिषद अधिनियम। क्या जारी हुआ? क्राउन शासन के तहत पहला जो अधिनियम क्या था? भारत शासन अधिनियम 1800। उसके बाद बारी किसकी आई? भारतीय परिषद अधिनियम की। और ये कितने आते हैं? 3। ये कितने आएंगे? 3। कितने भारतीय परिषद अधिनियम अंग्रेज जारी करेंगे भारत में? 3। ठीक, चलो देख लो 1861। अरे पीछे चला गया भाई।
नहीं, ये है ये। कितने अधिनियम, कितने भारतीय परिषद अधिनियम जारी करेंगे? अंग्रेज 3। अब ये याद रखोगे आप, पहला भारतीय परिषद अधिनियम कब आया? 1861, दूसरा 1892, तीसरा 1909। पहले इसको याद रख लो। क्राउन शासन के तहत पहला एक्ट कौन सा? भारत शासन अधिनियम 1858। उसके बाद क्या आएगा? भारतीय परिषद अधिनियम आएगा। और कितने आएंगे? ये 3 आए। चार्टर अधिनियम कितने आए थे? 4, कंपनी शासन के तहत। और अब क्राउन शासन के तहत भारतीय परिषद अधिनियम आएगा। कितने आएंगे? 3 आएंगे। 3 में पहला कब आया? पहला भारतीय परिषद अधिनियम 1861, पहला भारतीय परिषद अधिनियम, दूसरा 1892, दूसरा 1892, तीसरा 1909। तो परिषद अधिनियम के तीनों ईयर आपको याद रहने चाहिए। पहला भारतीय परिषद अधिनियम 1861, पहला भारतीय परिषद अधिनियम 1861, दूसरा भारतीय परिषद अधिनियम 1892, दूसरा भारतीय परिषद अधिनियम 1892, तीसरा 1909, तीसरा 1909। पहला भारतीय परिषद अधिनियम, दूसरा भारतीय परिषद अधिनियम 1892, तीसरा भारतीय परिषद अधिनियम 1909। अब ये जो 1909 भारतीय परिषद अधिनियम है, इसको पॉपुलरली कहा जाता है मॉर्ले मिंटो सुधार। किस नाम से जाना जाता है? मॉर्ले मिंटो सुधार। ठीक, मैं आगे बताऊंगा आपको जब डिटेल में पहुंचेंगे। मॉर्ले मिंटो सुधार कहा क्यों गया है? मॉर्ले उस समय का भारत राज्य सचिव था और मिंटो उस समय का भारत का गवर्नर जनरल था, इसीलिए दोनों के नाम को जोड़कर मॉर्ले मिंटो सुधार कहा जाता है इसे। बस फिलहाल के लिए इतना याद रखो कि किस भारतीय परिषद अधिनियम को मॉर्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है? तृतीय भारतीय परिषद अधिनियम 1909, लास्ट वाला याद रहेगा। चलो, क्राउन शासन के तहत पहला अधिनियम कौन सा भैया? भारत शासन अधिनियम 1858। दूसरा अधिनियम कौन सा? भारतीय परिषद अधिनियम 1892। 92 है ना? सॉरी, पहला क्या बोला? पहला नहीं हुआ था। अच्छा, भारतीय परिषद अधिनियम कितने आए? 3। पहला भारतीय परिषद अधिनियम कब आया? 1861, दूसरा भारतीय परिषद अधिनियम 1892, तीसरा भारतीय परिषद अधिनियम 1909 और तीसरे भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को मॉर्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। ठीक, अब आगे चलते हैं। आगे फिर आएगा भारत शासन अधिनियम, एक और भारत शासन अधिनियम आएगा और ये 1919 है ना। भारत शासन अधिनियम 1919। तो एक क्रम में चलते हैं अपन। क्राउन शासन के तहत पहला अधिनियम कौन सा? भारत शासन अधिनियम 1858। उसके बाद जो अधिनियम आएगा भारतीय परिषद अधिनियम 1861। फिर आएगा भारतीय परिषद अधिनियम 1892। फिर आएगा तृतीय भारतीय परिषद अधिनियम 1909। फिर कौन सा अधिनियम आएगा? भारत शासन अधिनियम 1919। भारत शासन अधिनियम 1919 और इसको पॉपुलरली जाना जाता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। ठीक, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। ठीक है, तो मॉर्ले मिंटो सुधार किस अधिनियम को कहा जाता है? भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को। और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार किसे कहा जाता है? भारत शासन अधिनियम 1919। ठीक, इसके बाद जो अगला अधिनियम आएगा ये आपको बीच में रहने दो, ये अधिनियम नहीं है, मैंने जोड़ने के लिए इसको रखा है क्योंकि कनेक्शन है इसका, लेकिन अधिनियम नहीं है ये। अब जो अगला अधिनियम आएगा क्या है? भारत शासन अधिनियम 1935। अगला अधिनियम ये याद रखना है आपको, भारत शासन अधिनियम 1935। तो इस प्रकार से आपने कितने भारत शासन अधिनियम देखे? 3 देख लिया ना। अब ऐसे भी प्रश्न बन सकता है ना, कितने भारत शासन अधिनियम आए हैं? 3। पहला भारत शासन अधिनियम 1858, दूसरा भारत शासन अधिनियम 1919, तीसरा भारत शासन अधिनियम 1935। कितने भारतीय परिषद अधिनियम आए? 3। पहला
1861, दूसरा 1892, तीसरा 1909। यही बात है। अब अंग्रेज़ों का भारत में अंतिम अधिनियम देखो, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ये अंग्रेज़ों का भारत में आखिरी अधिनियम है। क्यों? क्योंकि 15 अगस्त 1947 को हम आज़ाद हो जाएंगे। अब अंग्रेज़ों का कोई अधिनियम भारत में कार्य नहीं करेगा, अब काम करेगा भारत का संविधान जो बनेगा आगे चल के, है ना। तो इस प्रकार से ये हो गया अधिनियम का खाका। खाका याद होना चाहिए, तभी तो अंदर का कंटेंट याद होगा। चलो भैया, अंग्रेजी शासन भारत में दो भागों में डिवाइड की जाती है, दो भागों में। सबसे पहले कंपनी शासन, दूसरा क्राउन शासन। कंपनी शासन कब से कब तक? 1773 से लेकर 1858 तक। फिर क्राउन शासन कब से कब तक? 1858 से लेकर भारत की स्वतंत्रता तक। ठीक। अंग्रेज़ों का भारत में पहला एक्ट कौन सा? रेगुलेटिंग एक्ट। ईयर बोलो, ईयर। हाँ, तो क्योंकि कुछ कोई बोला रेगुलेटिंग एक्ट बोल के रुक गया, ईयर भी ईयर ही। रेगुलेटिंग एक्ट 1773। उसके बाद अगला एक्ट, एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। उसके बाद अगला पिट्स इंडिया एक्ट 1784। भूल गए ईयर? है हाँ, फिर से पकड़ो। पहला एक्ट 1773, दूसरा एक्ट एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। उसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट 1784। ठीक, याद रहेगा, ये समझ जाओ, रिवीजन मोड में है। पहला एक्ट रेगुलेटिंग एक्ट 1773, दूसरा एक्ट एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781, तीसरा एक्ट पिट्स इंडिया एक्ट 1784, है ना। फिर आएंगे चार्टर अधिनियम। चार्टर अधिनियम पहला वाला ईयर याद रखना था, 1793। 9 साल। अच्छा एक काम करो, 9 साल अभी अगर भूलोगे ना कभी, तो पिट्स इंडिया एक्ट के 9 साल बाद आया पहला चार्टर एक्ट 1784। फिर उसके बाद 1784 के बाद 1793, 9 साल बाद आया। तो मैं ऐसे याद रखता हूँ, तुम लोगों को भी कुछ इसी तरह से लिंक करके याद रहेगा, क्योंकि पहले ही याद रखना है अपने को। 1793 प्रथम चार्टर एक्ट 1793, दूसरा तीसरा चौथा आसान है 1813, 1833, 1853। इसके बाद जो एक्ट आएगा वो क्राउन शासन के तहत आएगा। पहला एक्ट कौन सा? भारत शासन अधिनियम 1858। लेकिन ठीक इसके बाद अब 3 भारतीय परिषद अधिनियम आएंगे। पहला वाला आएगा 1861 में, दूसरा वाला 1892 में, 93 उधर पहला चार्टर में है, नोनी 93 इधर पहला द्वितीय भारतीय परिषद अधिनियम 92 है, 1892। तीसरा 1909, तीसरा वाला 1909, और इसको पॉपुलरली किस नाम से जानते हैं? मॉर्ले मिंटो सुधार। इसके बाद अगला अधिनियम कौन सा आएगा? भारत शासन फिर से आ जाएगा। भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1919, 10 साल बाद, 1909 के 10 साल बाद 1919। और इसको हम किस नाम से जानते हैं? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। अब इस अधिनियम के बाद अगला वाला एक्ट कौन सा होगा? फिर से भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1935। ठीक, और इसके बाद अंतिम अधिनियम आएगा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। दिमाग में बैठा? ठीक, बंद कर लो और अपने दिमाग को चुनौती दो कि सही सही याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। भारत में अंग्रेजी शासन 2 काल चक्र में है, एक कंपनी शासन, एक क्राउन शासन। कंपनी शासन कब शुरू होता है? 1773 से। कब खत्म होता है? 1858 तक। ठीक। क्राउन शासन कब से शुरू होता है? 1858, और कब तक? अच्छा, कंपनी शासन के तहत पहला एक्ट कौन सा? रेगुलेटिंग एक्ट 1773।
उसके बाद दूसरा एक्ट कौन सा आया, एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। फिर तीसरा एक्ट कौन सा आया, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। फिर चार्टर अधिनियम आएंगे। पहला चार्टर अधिनियम 1793, पहला चार्टर अधिनियम 1793। दूसरा, तीसरा, चौथा आसान है ना। अब आते हैं क्राउन शासन। क्राउन शासन के तहत पहला अधिनियम कौन सा, भारत शासन अधिनियम 1858। उसके बाद बारी आ गई 3 भारतीय परिषद अधिनियम की। पहला भारतीय परिषद अधिनियम कब आया, 1861। दूसरा कब आया, 1892। तीसरा कब आया, 1909। और तीसरा भारतीय परिषद अधिनियम किस नाम से जाना जाता है, मॉर्ले मिंटो सुधार। इसके बाद अगला अधिनियम कौन सा, भारत शासन आ जाएगा फिर से, भारत शासन अधिनियम 1919। इसको किस नाम से जाना जाता है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। इसके बाद कौन सा अधिनियम आएगा, भारत शासन अधिनियम 1935। इसके बाद अंतिम अधिनियम भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए रेगुलेटिंग एक्ट 1773। अब जो दूसरे एंगल का जो प्रश्न आपके परीक्षाओं में बनता है वो ये बनता है कि कौन सा प्रावधान किस एक्ट के तहत था, कौन सा नहीं था, ये बनेगा प्रश्न। ठीक, तो अब रेगुलेटिंग पहले एक्ट के अंदर चलते हैं, क्या क्या था प्रावधान इसमें। अच्छा, ये आपको सामने चुनौती पेश करेगा। कैसी चुनौती पेश करेगा, कौन सा किसके अंदर है, ये खिचड़ी होने लगेगा। होगा, इंसान पैदा हुए हो तो होगा ही ना। तो ये जो खिचड़ी, इस तरीके की चीज़ों को कैसे दिमाग में पुख्ता किया जाएगा, बार बार। एक तो पहली बात लिख लिख कर याद करोगे। जो कंफ्यूज मिक्स होने वाली चीज़ें जो होती हैं उसके लिए एक ही उपाय है, लिख लिख कर याद करो। उसके बाद कॉपी बंद करके अपने आप को टेस्ट करो कि लिख पाते हो कि नहीं पूरा, है ना। और बार बार रिवाइज करो। मतलब ये भी कंफ्यूज वाली चीज़ें तो आप रिवाइज करने के लिए क्या करोगे, आप शॉर्ट ट्रिक में लिखोगे ना। पहले आपने तैयार किया, तब तक आपके दिमाग में खाका आ जाता है, तब शॉर्ट ट्रिक से पकड़ लोगे। तो ट्रिक में पूरा चार्ट बनाओगे, फिर सामने इसको भी चिपका दोगे। कब तक के लिए, कम से कम 1 सप्ताह, एक सप्ताह। और रोज कंघी करते हुए या फिर नित्य कार्यक्रम करते हुए रिवाइज हो जाना चाहिए। ठीक, चलो पहला चीज क्या हुआ देखो। इस एक्ट भाई 1765 से अंग्रेजों का नियंत्रण तो आ गया था ना बंगाल, बिहार, उड़ीसा में। तो अंग्रेजों ने क्या किया, तुरंत पहले ना एक गवर्नर नियुक्त कर दिया। क्या नियुक्त कर दिया, गवर्नर। ठीक, गवर्नर। लेकिन अब इन्होंने पहला एक्ट कब बनाया, 1773 में, कुछ सालों बाद, 8 साल बाद। 8 साल बाद जब इन्होंने बनाया, इन्होंने काम किया। जो बंगाल का जो गवर्नर था ना, जो उन्होंने पहले नियुक्त किया था जब उनको दीवानी अधिकार मिले थे, तो इन सब में उन्होंने क्या किया कि बंगाल के गवर्नर को की पदवी बढ़ा दी। बंगाल के गवर्नर का पदनाम बदल कर क्या कर दिया, बंगाल का गवर्नर जनरल। तो पहला पॉइंट जो आपको याद रखना है वो यही है कि 1773 एक्ट में पहली चीज़, जो पहला प्रावधान था वो ये था कि जो बंगाल के गवर्नर का पदनाम बदलकर बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया। इसका मतलब उड़ीसा और बिहार के जो गवर्नर थे वो नीचे हो गए इसके, वो अभी भी गवर्नर है, लेकिन जो बंगाल का गवर्नर था वो क्या, उसका पदनाम क्या हो गया, बंगाल का गवर्नर जनरल। बात क्लियर हुई। तो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत पहला प्रावधान क्या हुआ, बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया शॉर्ट में। वास्तव में है क्या कि बंगाल का जो गवर्नर था उसका पदनाम क्या कर दिया, गवर्नर जनरल। क्लियर है, ठीक। और उसकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। एक और पॉइंट है ना। तो पहला पॉइंट ये है कि बंगाल के गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर गवर्नर जनरल कर दिया गया और उसकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। क्लियर है पहला पॉइंट।
एक तो उसका पद बढ़ा दिया और उसकी सहायता के लिए उन्होंने एक 4 सदस्यों की कार्यकारी परिषद बना दी। याद रहेगा, पहला बंगाल के गवर्नर क्या बन गया, बंगाल का गवर्नर जनरल बन गया और उसकी सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। दूसरा, अच्छा इसी से रिलेटेड फैक्ट है ना, तो आपसे क्वेश्चन पूछ देगा भैया कि भैया बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बना कौन, वॉरेन हेस्टिंग्स। उसी समय बंगाल का गवर्नर भी यही था, वॉरेन हेस्टिंग्स। अब जब पद नाम बदल कर बंगाल का गवर्नर जनरल किया गया तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना, वॉरेन हेस्टिंग्स। एक फैक्ट है। दूसरे पे आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। इसी रेगुलेटिंग एक्ट में प्रावधान था कि अभी अंग्रेज को तो जो क्षेत्र था सीमित था ना, तो इन्होंने न्यायालय की स्थापना की। और किसकी, सुप्रीम, उच्चतम न्यायालय। किसकी, उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, है ना। तो अंग्रेज़ों ने इसी के तहत प्रावधान किया था कि भैया एक सुप्रीम कोर्ट हम बनाएंगे, कहाँ, कलकत्ता में। कहाँ, तो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट बनाया गया। क्या बनाया गया, अच्छा ये सुप्रीम कोर्ट अलग है ना, आज का हमारा सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में है, वो अलग है भाई। उस समय उनका जितना क्षेत्र था उसके हिसाब से वही सुप्रीम कोर्ट था, है ना। सबसे बड़ा न्यायालय अंग्रेजों के लिए वही था। तो अंग्रेज़ों ने क्या किया, कब किया, 1774 में अंग्रेज़ों ने रेगुलेटिंग एक्ट के तहत एक सुप्रीम कोर्ट यानी कि उच्चतम न्यायालय की स्थापना की। कहाँ की, कलकत्ता। याद रहेगा दूसरा प्रावधान, 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। पहले आप इसी में सुप्रीम कोर्ट बना तो कुछ न्यायाधीश भी होंगे, तो आपको पता है सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश होता है एक, तो एक सीजे बना मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश इस सुप्रीम कोर्ट में रखे गए, है ना। तो 3 अन्य न्यायाधीश हमारे काम का चीज़ नहीं है, लेकिन जो मुख्य न्यायाधीश जो पहला बना कलकत्ता के सुप्रीम कोर्ट का, वो एलिजा एम्पे नाम है इसका, एलिजा एम्पे। प्रश्न पूछ सकता है आपसे बिल्कुल कि भैया कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट के अंग्रेज़ों के ज़माने में या कंपनी शासन के तहत कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, एलिजा इम्पे, एलिजा इम्पे। ठीक, आइए अब ये बी फैक्ट है। बी फैक्ट जहाँ भी मैं अपने नोट्स में लिख देता हूँ, इसका मतलब यह है कि उसके आने की संभावना जो है ना, वो कभी भी 20% से ज़्यादा नहीं। मतलब आपका मुख्य जो आपको एकदम रटा रटा याद होना चाहिए वो पहले वाला था, जो 2 फैक्ट बताया ना। क्या क्या याद रहना चाहिए आपको, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत पहला चीज़ क्या हुआ, बंगाल के गवर्नर बंगाल का गवर्नर जनरल बन गया और उसकी सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन हुआ। ठीक, दूसरा पॉइंट, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब, 1774, और सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन, एलिजा एम्पे। अच्छा, अब बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन बना, वॉरेन हेस्टिंग्स। ये इंपॉर्टेंट है, मतलब बार बार संभावना इन्हीं के आने की है। लेकिन अब पीएससी और व्यापम के जो तगड़े एग्ज़ाम होते हैं उसमें कई बार ऐसा होता है जो जिससे सब उम्मीद कर रहे हैं वो ना छोड़कर बाकी चीज़ें पूछ देता है। तो अब इधर आ जाते हैं, आइए। मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए। मतलब 1773 तक इन्होंने क्या किया, मद्रास और बम्बई को भी नियंत्रण में ले लिया, है ना। बम्बई में भी गवर्नर नियुक्त किया और मद्रास में भी गवर्नर नियुक्त किया। तो 3 जगह गवर्नर दिख रहे हैं आपको, बंगाल, बम्बई, मद्रास। लेकिन इन सब में बॉस कौन बन गया, बंगाल का गवर्नर जनरल, क्योंकि उसका पद नाम क्या था, गवर्नर जनरल, अब बाकी लोग केवल गवर्नर। तो जब वो गवर्नर जनरल, अब रिलेट करो ना इसको, एक चीज़ रिलेट करोगे तो दूसरा अपने आप जुड़ जाएगा। अगर बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया तो जाहिर सी बात है ये उसके अधीन हो गए। मद्रास का गवर्नर और बम्बई का गवर्नर इसके अधीन नहीं हो गए, वो बॉस हो गया। रिलेट कर लोगे, है ना, रिलेट हो रहा है। तो एक चीज़, जब बंगाल के गवर्नर जनरल को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया तो बम्बई और मद्रास के गवर्नर उसके अधीन हो गए। रिलेट कर लिए।
इस अधिनियम द्वारा भारत में पहली बार शासन के लिए एक लिखित संविधान प्रस्तुत किया गया। पहली बार 1773 से पहले हमारे यहाँ कोई कानून की किताब से कोई संचालन होता था क्या? कुछ नहीं होता था। राजा ने जो बोल दिया वो शासन है उसका। लेकिन इस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछेगा, फैक्ट, इसको ध्यान देना, अंग्रेजों द्वारा भारत में पहला लिखित संविधान किसे कहा जाता है? 1773 रेगुलेटिंग एक्ट। समझ गए? अंग्रेजों द्वारा भारत में पहला लिखित संविधान किसे कहा गया है? वही तो लिखित है ना, पूरा एकदम प्रिस्क्राइब्ड। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार का पहला कदम। ये सब आपका पीएससी यूपीएससी के लायक है ना, बता रहा हूँ। ये जो मैं टिक कर रहा हूँ ना, तो ये पीएससी सिविल सेवा और बड़े एग्जामों के लिए है। उसके नीचे वाले अपने आप समझ जाओ, ठीक? कूट दे देता है पीएससी उसमें। भारत ने पहली बार ईस्ट इंडिया के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार का पहला कदम। भाई ईस्ट इंडिया कंपनी तो हमारे यहाँ व्यापार कर ही रही थी। फिर वो 1765 में बंगाल, बिहार, उड़ीसा के अधिकार भी ले लिए। लेकिन पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी अब अपना मनमाना नहीं कर पाएगी ना, क्योंकि एक अधिनियम बन गया, रेगुलेटिंग एक्ट, और रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ कार्य करेगी। तो सही बोल रहा है, नियमित और नियंत्रित किया गया। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो इसको? पहली बार भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित किया गया। कैसे नियंत्रित किया गया? रेगुलेटिंग एक्ट बनाकर। उसके बाद देखो, प्रथम बार कंपनी के राजनीतिक कार्यों और प्रशासनिक कार्यों को मान्यता मिली। अब एक्ट बन गया, कानून के हिसाब से आप काम करेंगे तभी तो मान्यता मिलेगी। ये जुड़ा हुआ फैक्ट। भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। भारत में केंद्रीय प्रशासन का मतलब समझते हो आप लोग? जैसे मान लो ये पूरा क्षेत्र है, ये कोई एक बीच में है और वो पूरा शासन कर रहा है, पूरे क्षेत्र का शासन, कंट्रोल उसी के हाथ में। ये क्या हुआ? कैसा केंद्रीय प्रशासन हुआ ना, केंद्रीय शासन। लेकिन मान लो ये क्या करता है, यहाँ पर छोटे छोटे राजा नियुक्त कर देता है। भाई तू संभालना, ये तू संभालना। तो ये क्या हुआ? ये केंद्रीय प्रशासन है कि विकेंद्रीकृत प्रशासन है? उल्टा, केंद्रीकृत का उल्टा मतलब शक्तियों को बांट देना। अगर मान लो किसी क्षेत्र की शक्ति पूरी एक व्यक्ति के हाथ में होगी तो हम क्या बोलेंगे? वो केंद्रीकृत है। जैसे तुम अपने घर का ही ले लो, तुम्हारे घर में या अगर मान लो या तो पापा ही सारे निर्णय लेते हैं तो वहाँ कैसा तंत्र विकसित है? केंद्रीकृत। और या तो मम्मी ही सारे निर्णय लेती है तो केंद्रीकृत है, दोनों केंद्रीकृत है। लेकिन मान लो अगर बांट दिया गया शक्ति को, पिताश्री फाइनेंस की व्यवस्था देखेंगे, माता गृह विभाग देखेगी, मतलब घर का राशन पानी खाना, ये सब, बच्चों को पढ़ना होना, ये सब देखेगी। तो यहाँ पर शक्तियाँ बांट दी गई, तो ये केंद्रीकृत हुआ कि विकेंद्रीकृत हुआ? समझ गए? तो अभी भी क्या था? केंद्रीकृत शासन। इस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत सारे जो शासन है, अंग्रेजों के जो क्षेत्र है, वो किस शासन के अंतर्गत कार्य करेंगे? अब रेगुलेटिंग एक्ट 1773 एक एक्ट है, उसके तहत शासन करना होगा। इसीलिए क्या बोल रहा है वो? प्रथम बार केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। कंपनी के कर्मचारियों को निजी, ये इंपॉर्टेंट है, ये सब पकड़ लेना इसको, सभी लोग पकड़ना इसको, कोई भी एग्जाम हो। इस एक्ट में एक बहुत इंटरेस्टिंग व्यवस्था की गई। क्या था? पहले कंपनी के जो अधिकारी रहते थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, वो ना लोगों से गिफ्ट, लोग खुश करने के लिए राजा महाराजा जो थे गिफ्ट देते थे उनको, और फिर ये लोग घूस दे के भी अपना काम कराते थे गिफ्ट देकर। इस एक्ट में इस बात को ध्यान रखा गया। और कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार, एक तो तुम अपना स्वयं का व्यापार नहीं कर सकोगे, दूसरा क्या? और भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया। ये आपसे पूछ सकता है कि भाई किस अधिनियम के तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार से प्रतिबंधित किया गया? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। किस अधिनियम के तहत
कंपनी के व्यापारियों को उपहार व रिश्वत लेने से प्रतिबंधित किया गया, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ठीक, बाकी जो आप देख रहे हो इसके चांसेस बड़े एग्जामों में है। कहाँ है? बड़े एग्जामों में, जहाँ कूट में प्रश्न बनाता है ना, वहाँ है। क्लियर है? तो 1773 में जो महत्वपूर्ण चीज़ें जो आपको याद रखनी है, सब कुछ एज इट इज़ याद रहेगा नहीं, बहुत सारा है, लेकिन क्या होता है कि आपको मेन सेक्टर याद रखना है, बाकी सेक्टर आपको याद आ जाता है। अगर बड़ा एग्जाम दे रहे हो तो याद आ जाएगा, अगर ढंग से रिवाइज किया हो तो जो हमको एकदम पक्का याद रखना है वो देखो, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत पहला चीज़ क्या हुआ, बंगाल का गवर्नर क्या बन गया? बंगाल का गवर्नर जनरल बन गया। और जैसे ही बंगाल का गवर्नर जनरल बना, तो रिलेट करो ना, मद्रास और बम्बई के गवर्नर उसके अधीन हो। ठीक, अब यहीं से रिलेट करो, तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना कौन? वॉरेन हेस्टिंग्स। पहला चीज हो गया। दूसरा, 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। दूसरा प्रावधान, पहला मुख्य न्यायाधीश कौन था? एलिजा इम्पे। ये दो। तीसरा ये भी पकड़ लो, पहली बार कंपनी के शासन कर्मचारियों को क्या निजी व्यापार पर प्रतिबंध लगाया गया इस अधिनियम से, और भारतीयों से उपहार व रिश्वत लेने पर प्रतिबंध लगाया गया। ये तीन एकदम पुख्ता याद रहना चाहिए। उसके बाद बाकी चीज़ें कनेक्टेड हैं आपसे, समझ में आ गई आपको? चलो, मैं ऐसा क्या कर रहा था। एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 में आया, आपको पता है। अब देखो मैं बताता हूँ कि ये आया क्यों हुआ। ये इन लोगों ने क्या किया, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया और एक तरफ सुप्रीम कोर्ट खोल दिया। अब साला, लेकिन इन लोगों ने ये नहीं बताना भूल गए कि सुप्रीम कोर्ट का जो शक्ति होगा कहाँ तक होगा, और बंगाल के गवर्नर जनरल की शक्ति कहाँ तक होगी, ये एक्ट में बताना भूल गए। अब दोनों में झगड़ा शुरू हो गया, नहीं ये मेरे कंट्रोल में, गवर्नर जनरल बोले मेरे कंट्रोल में, वो बोले नहीं मेरे कंट्रोल में। इस विवाद को ख़त्म करने के लिए उसी को बोला गया ना कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में कुछ कमियां रह गई थी। वो कमी क्या थी? यही थी, अगर कभी पूछे आपसे कि किस वजह से एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 आया, पीएससी व्यापम यही आएगा या यूपीएससी में आएगा, बाकी एग्जाम में नहीं आएगा, कि किस वजह से एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 आया, तो आपको पता होना चाहिए क्या है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में बंगाल के गवर्नर जनरल और सुप्रीम कोर्ट के बीच शक्तियों का क्लियर विभाजन नहीं था, इसीलिए इस एक्ट की जरूरत पड़ी। समझ रहे हो? स्पष्ट विभाजन नहीं था, इसलिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 आया। क्लियर है? ठीक, अब देखिए इसमें क्या हुआ, लिखा तो हुआ है, गवर्नर जनरल की परिषद तथा सर्वोच्च न्यायालय के बीच के संबंधों का सीमांकन किया गया। समझ गया आप? नहीं था, अब क्या किया, स्पष्ट सीमांकन किया गया, भाई ये गवर्नर जनरल की शक्ति होगी, ये सुप्रीम कोर्ट की शक्ति। क्लियर है? चलिए आइए अब आते हैं अगला एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। टेस्टिंग्स लिखा है, बताओ क्या है ये? वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक, ये पहली गलती है क्या? नहीं इसमें अभी एक काम करो, नोनी कैमरा ऑन करो, फोटो खींच लो, जहाँ हमें गलती होगी ना फोटो खींच लेना, अभी इसको करेक्ट करवाएंगे। चलो अच्छा, ऐसे पट से फोटो खींच लेना। अब देखो, इस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे विलियम पिट्स, इसलिए इस एक्ट का नाम क्या पड़ गया? पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक है, उनके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, इसीलिए इसका नाम पड़ गया पिट्स इंडिया एक्ट। अब देखो, नियंत्रण बोर्ड ऑफ कंट्रोल
एक नए निकाय का गठन हुआ, जो आपको एकदम रटा रटा है, ये रटना है। किसका गठन हुआ? नियंत्रण बोर्ड का। इसी को अंग्रेजी में बोर्ड ऑफ कंट्रोल बोलते हैं। ठीक है, अभी क्या हुआ, ये ईस्ट इंडिया कंपनी दो काम करती थी पहले, इससे पहले। एक तो व्यापार, अंग्रेज़ों के व्यापार का काम भी संभाल रही है और ऊपर से शासन भी कर रही है। तो ये अभी तक 1784 में महसूस हुआ कि भैया देखो, दोनों काम को एक आदमी करेगा तो कंसंट्रेशन कम है ना। तो एक काम करते हैं अपन, ये बोर्ड पहले से था, देखो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ये पहले ही बन चुका था ना, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। इसको निदेशक मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? निदेशक। ये पहले ही बना चुके थे। निदेशक मंडल क्या करता था? ये दोनों काम देखता था। ईस्ट इंडिया कंपनी के ने एक निर्माण किया था निदेशक मंडल का, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। समझ में आ रहा है आपको? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता क्या है? आप देखो कि बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, है ना। ये सब लोग मिलकर निर्णय लेते हैं। तो इससे पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक मामले भी देखता था और भारत में जो शासन चल रहा है, मतलब राजनीतिक मामले भी वही देखता था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। लेकिन भाई ये दोनों काम धीरे धीरे अंग्रेज का कब्जा बढ़ता जा रहा था, तो प्रेशर, दबाव भी बढ़ता जा रहा था। तो अंग्रेज़ों ने बोला कि क्यों ना हम दोनों का काम अलग अलग करते, हम एक काम करते, एक नियंत्रण बोर्ड बनाते हैं नया, है ना। नियंत्रण बोर्ड को भारत में जो राजनीतिक प्रशासन है वो जिम्मा वो संभालेगा। कौन संभालेगा? नियंत्रण बोर्ड, समझ रहे हो। और व्यापारिक मामले में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो पहले था ना, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अब केवल व्यापारिक मामले देखे ईस्ट इंडिया कंपनी के, और नियंत्रण बोर्ड क्या देखे? भारत में राजनीतिक प्रशासन देखे। बात समझ में आ गई? क्यों? तो किसका निर्माण किया गया? नियंत्रण बोर्ड। पिट्स इंडिया एक्ट के तहत किसका निर्माण हुआ? नियंत्रण बोर्ड। इस प्रकार अब भारत में नियंत्रण बोर्ड की स्थापना के साथ दो बॉडी हो गई, दो संरचना हो गई, एक नियंत्रण बोर्ड और एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। नियंत्रण बोर्ड क्या देखेगा? राजनीतिक प्रशासन। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या देखेगा? व्यापारिक प्रशासन। क्लियर है? व्यापारिक मामले देखेगा। तो दो प्रकार का शासन व्यवस्था आपको देखने को मिल रहा है। इसी को क्या बोला जा रहा है? नहीं, आप द्वैत नहीं बोलोगे, इसको बोलोगे आप दोहरा शासन। इसको छोड़ो आप। कैसा? कौन? तो हम बोल सकते हैं कि पिट्स इंडिया एक्ट के तहत भारत में दोहरा शासन प्रारंभ हुआ। दो शासन देख रहे हो ना आप, नियंत्रण बोर्ड राजनीतिक प्रशासन देख रहा है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स व्यापारिक मामले देख रहा है, तो दोहरा शासन लग रहा है आपको। इसी को कहा जाता है भारत में पिट्स इंडिया एक्ट के तहत दोहरा शासन का प्रारंभ। आपसे पूछेगा कि भैया किस अधिनियम के तहत भारत में दोहरा शासन प्रारंभ हुआ, आप क्या कहोगे? पिट्स इंडिया एक्ट। कोई बोलेगा समझाओ कैसे, तो बोलना भैया पहले बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, निदेशक मंडल था, वही कंपनी के व्यापारिक मामले भी कंट्रोल करता था, वही राजनीतिक प्रशासन भी कंट्रोल करता था। लेकिन पिट्स इंडिया एक्ट के तहत राजनीतिक प्रशासन के लिए नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई। तो अब निदेशक मंडल केवल व्यापारिक मामले देखता था और नियंत्रण बोर्ड अब राजनीतिक प्रशासन देखता था। यही हो गया दोहरा शासन। क्लियर है? ठीक, चलो आगे चलते हैं। भारत में कंपनी के अधीन, तो आप लोगों को यहाँ पर जो देखो, पीएससी वालों के लिए तो जो भी लिखा है सब इम्पोर्टेंट है, लेकिन जो छोटे एग्जाम देंगे ना, उनको केवल अब तक दो ही बात याद रखनी है। एक, पिट्स इंडिया एक्ट कब आया? 1784 ना। भारत में दोहरा शासन किस अधिनियम के तहत प्रारंभ हुआ? पिट्स इंडिया एक्ट 1784। नियंत्रण बोर्ड की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई? बस आगे चलते हैं। भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्रों को सर्वप्रथम ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा गया। पहली बार किसी अधिनियम में, वैसे तो अंग्रेजों का कंट्रोल था, लेकिन पहली बार किसी अधिनियम में ये कहा गया कि कंपनी ने जितने भी एरिया नियंत्रण करके रखें, कब्जा के रखें, वो अब किसके है? उसका स्वामी कौन होगा? ब्रिटिश। ये होंगे स्वामी। ब्रिटिश आधिपत्य का मतलब हाँ, अंग्रेजों का होगा। पहली बार डिक्लेयर किया गया इस अधिनियम में कि कंपनी के नियंत्रण में जितने भी भारत में क्षेत्र हैं वो कंपनी के नहीं बल्कि किसके हैं? ब्रिटिश।
ब्रिटिश गवर्नमेंट के। क्लियर हो गया, समझे इसको। ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी तथा प्रशासन संबंधी कार्यों पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान कर दिया गया। आधिपत्य हो गया ब्रिटिश सर, तो किसका हो गया? ब्रिटिश सरकार। पहली बार अगर डिक्लेयर किया कि ब्रिटिश आधिपत्य के क्षेत्र है तो जाहिर सी बात है नियंत्रण किसका होगा? ब्रिटिश सरकार का, जो ब्रिटेन में बैठी है। समझ रहे हो? ये लिंक करने वाली चीज़ें हैं, एक दूसरे से लिंक कैसे होंगी, है ना। तो पहली बार कंपनी के अधीन भारत में क्षेत्रों को ब्रिटिश आधिपत्य का दर्जा कौन से अधिनियम में मिला? पिट्स इंडिया है। अब अगर आधिपत्य का दर्जा मिल गया है तो इसका मतलब अब भारत में जितने भी क्षेत्र हैं उस पर कंट्रोल किसका होगा? ब्रिटिश सरकार का। आइए अब हम पहुंचते हैं चार्टर अधिनियम। पता है आपको 4 चार्टर अधिनियम आए हैं। पहला चार्टर अधिनियम कब आया? याद रहना चाहिए 1793 ना। 3 याद रखना, चार्टर में 3 रहेगा ही रहेगा, साला रहेगा ना आखिरी में, ऐसे भी याद रख सकते हो। चार्टर में 3 रहेगा। तो 1792-93 में कंफ्यूज हो सकते हो, तो याद आ जाएगा 1793। और 3 आ गया तो भाई 10-20 साल में 3 तो आना ही है, 13, 33, 53। ठीक, ओके। चलो, शक्ति कॉर्नवालिस को दे दी गई। अब इस एक्ट के तहत उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन बना? कॉर्नवालिस। आपसे प्रश्न बन सकता है लटके झटके ना बड़े एग्जामों में कि प्रथम चार्टर अधिनियम के तहत भारत का गवर्नर जनरल कौन था? दौरान कौन था? कॉर्नवालिस। तो इस एक्ट के तहत उसको गवर्नर जनरल भी बना दिया गया भारत का। अरे सॉरी, कहाँ का? बंगाल का। कहाँ का? बंगाल का गवर्नर जनरल ना, नोनी समझ रही हो? बंगाल के गवर्नर जनरल पद बन गया। अब भाई एक ही व्यक्ति जीवन भर थोड़ी बंगाल का गवर्नर जनरल रहेगा, फिर दूसरों को नियुक्त कर दिया, फिर तीसरों को नियुक्त कर दिया। तो जब रेगुलेटिंग एक्ट 1793 आया तो बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? कॉर्नवालिस। हाँ, शक्ति किसको दे दी गई? कॉर्नवालिस को। मतलब बंगाल का गवर्नर जनरल कौन बन गया? कॉर्नवालिस। ठीक। दूसरा, कमांडर इन चीफ गवर्नर जनरल के परिषद के सदस्य नहीं होंगे। ये आप लोगों को नहीं पूछेगा छोटे एग्जामों में, पीएससी में ही पूछ सकता है ये। कमांडर इन चीफ गवर्नर जनरल परिषद, कमांडर इन चीफ जो उनकी सेना थी, जो अंग्रेजों ने सेना भी बना रखी थी, उनका जो मुखिया था उसको क्या बोलते थे? कमांडर इन चीफ। तो ये तय किया गया इस अधिनियम में कि भाई गवर्नर जनरल का जो परिषद होता था ना, उसका सदस्य ये नहीं होगा। ये प्रावधान किया गया कि जो कमांडर इन चीफ होगा वो गवर्नर जनरल के परिषद का सदस्य नहीं होगा। ठीक, चांसेस बहुत कम है इसके, मिनिमम। आइए अगले में चलते हैं। यहाँ है, पूछेगा, क्योंकि यहाँ इतनी सारी चीज़ें हैं, उसी को क्यों पूछेगा? सड़ेले चीज़ को इधर पूछेगा। ये देखो, अब आपको पता है अंग्रेजों ने व्यापार अपना बढ़ाना शुरू कर दिया था। बढ़ते बढ़ते उनका व्यापार अब बहुत तगड़ा हो चुका है। 1813 में कंपनी ने क्या किया? पूरा एकाधिकार कर लिया अपना। एकाधिकार मतलब चाय का व्यापार केवल ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी, भारत में और कोई नहीं करेगा। इसी को क्या बोलते हैं? एकाधिकार। ठीक, कर लिया था उन लोगों ने। लेकिन 1800 द्वितीय चार्टर अधिनियम 1813 में पहली बार कंपनी के एकाधिकार को कम किया गया। क्या किया गया? कंपनी के एकाधिकार को कम किया गया। मतलब एकाधिकार कम किया गया तो भैया और लोग, प्राइवेट व्यापारी भी व्यापार कर पाएंगे। क्लियर, समझ रही हो नोनी? थोड़ा थोड़ा व्यापारिक एकाधिकार का मतलब, अच्छा मैं तुम्हें 1 किलो लड्डू दिया, मान लो, है ना, उस पर एकाधिकार तुम्हारा है। मतलब वो लड्डू पूरा का पूरा तुम ही खाओगी, किसी और को नहीं दोगी। लेकिन अब ये अधिनियम पारित किया मैंने, चार्टर अधिनियम 1813। मैंने तुम्हारे सामने पेड़ा, लड्डू, कचौड़ी रखी, है ना। मैंने कचौड़ी पर अपना एकाधिकार छोड़ दिया। मैंने अधिनियम पारित किया, तुम्हारा एकाधिकार अब कचौड़ी पे नहीं रह गया और पेड़े पे भी नहीं रह गया। तुम्हारा एकाधिकार केवल लड्डू पर है। तो लड्डू तुम अकेले खा सकती हो, लेकिन बाकी दोनों चीज़ें सब, तब इनको अधिकार मिल गया तो तुमको अकेले खाने भी नहीं देंगे। अभी इस समय क्या था
ईस्ट इंडिया कंपनी ही व्यापार करने आई थी। उन्होंने क्या किया, जो मसालों, पहला व्यापार मसालों से शुरू किया था भारत में, मसाले के लिए आए थे भारत। फिर इनको इधर इतना कमाई दिखने लगा कि इन्होंने अपना व्यापार बढ़ाते चले गए। मसालों से कपास का व्यापार शुरू कर दिया, अफीम का व्यापार शुरू कर दिया, चाय का व्यापार शुरू, पूरा। अब ये इनका कंट्रोल भी होता जा रहा था। इन्होंने ना एकाधिकार घोषित कर दिया, सुन लो रे, चाय में केवल अपन लोग धंधा करेंगे, हमारा एकाधिकार है, और कोई किया मतलब गया ले। हाँ, तुम बिहार से हो ना, तो नील की खेती आएगा जरूर। हाँ ठीक, सुनो, तो कंपनी ने ना अपना एकाधिकार जमा लिया था कि ये व्यापार केवल हम ही करेंगे और कोई नहीं करेगा, ठीक। लेकिन इस अधिनियम में कंपनी के एकाधिकार को कम किया गया, पूरी तरह से खत्म नहीं किया, कम किया गया। आपसे प्रश्न कोई पूछ दे कि कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पहली बार कम किया गया कौन से अधिनियम में? अब इन्होंने क्या एकाधिकार को कम क्या किया? देखो, इन्होंने केवल 2 वस्तुओं को छोड़ा, केवल 2 वस्तुओं को, अफीम और चाय। चाय का व्यापार और अफीम के व्यापार को छोड़कर कंपनी जितना भी व्यापार करती थी उसमें एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। मतलब अभी भी एकाधिकार 2 वस्तुओं पर है कंपनी का, एक अफीम का व्यापार और एक चाय का व्यापार। क्लियर है? ठीक है। कंपनी का चीन के साथ, अफीम का किसके साथ व्यापार करते थे? अफीम का चीन के साथ, और चाय का व्यापार तो सारी जगह करते थे, ठीक। हमारे यहाँ तुमको बताऊं, चाय था ही नहीं। ये लोग चाय लेकर आए थे, दूसरे बाहरी लोग लेकर आए हैं, पहले वहाँ उगा, फिर उसके बाद उन्होंने हमारे उसमें लोगों को, हम लोगों को आदत लग गया। अब हम नहीं पीना चाहिए, दूध पियो, जूस पियो ना, कॉफ़ी पी सकते हो। वैसे बता दूं, कॉफ़ी में है ना, कॉफ़ी। अच्छा, आजकल एक ऐड आता है ना, एक विशेष किस्म की कॉफ़ी होती है जो बिल्ली पहले उसको खाती है, फिर बीज जो है, फिर उससे कॉफ़ी बनता है और उसको बहुत महंगा कॉफ़ी बिकता है। वो ऐड आता है ना, वो थूक देता है, बोलता है कि अभी हमारे एक मैं कल मेरे सामने एक महानुभाव का वीडियो आ गया। वो महानुभाव, तो उसको सुनने से मेरे को पता चला कि भारत में कितने तेजस्वी लोग रहते हैं। अनिरुद्धाचार्य, सुने हो ना? अनिरुद्धाचार्य टीका लगा के राधे राधे करता है। वो कहता है कि जिसके बच्चे नहीं होते उसको गाय को गेहूं खिलाना चाहिए, फिर गाय जो गोबर करती है, गेहूं वहाँ से निकाल के फिर उसकी रोटी खानी चाहिए, तब बच्चा हो जाएगा। ये अनिरुद्धाचार्य का ज्ञान है। ऐसा उन्होंने कहा। हाँ, तो इसी तरह का ज्ञान आजकल मिल रहा है ना? ये जो बाबा और संत जो है इसी प्रकार का ज्ञान दे रहे हैं खूब। हाँ, वही भाई, चापलूसी करने का कुछ तो इनाम मिलेगा। हम देखते ही नहीं सर। नहीं, मैं तो देख लेता हूँ, फेसबुक के सामने आ जाता है। मैं देखता नहीं हूँ, मैं बत्ती देता हूँ। मेरे फीड में, टाइमलाइन में आता ही इसलिए है क्योंकि मैं जब भी सामने देखता हूँ बत्ती देता हूँ। कमेंट करते हो? हाँ, कमेंट भी करता हूँ, फिर उसको लेकर फिर पोस्ट भी करता हूँ, है कि एक और धूर्त सामने आया, ऐसा। क्लियर है? ये बहुत इम्पोर्टेंट है, पूछेगा, है ना, कि पहली बार कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार किस अधिनियम के तहत समाप्त किया गया? पहली बार, आंशिक रूप से ना, पूर्णता नहीं, आंशिक रूप से, चार्टर अधिनियम 1813। अब दूसरी चीज देखो, इसी अधिनियम में प्रावधान किया गया कि भारत में प्रारंभिक शिक्षा, यानी कि प्राथमिक बोलते हैं इसको, प्रारंभिक को क्या बोलते हैं? प्राथमिक, प्राइमरी। उसी को, प्राइमरी को ही प्रारंभिक शिक्षा बोलते हैं। 5वीं तक जो होता है ना, 1 से पहली से 5वीं तक, उससे नीचे वाला तो गदैया गोल बोलते हैं, आंगनबाड़ी वाला गदैया गोल, ऐसा कहा जाता है, गदैया गोल,
यहाँ नहीं कहा जाता पगली, वो उत्तर प्रदेश उधर उधर कहा जाता है। ठीक, आंगनबाड़ी में अपन जाके पढ़ाई कम करते हैं, बकलोली ज़्यादा करते हैं बच्चे लोग, है ना। कभी वहाँ बेचारे टीचर, आंगनबाड़ी टीचर बिजी रहते हैं, कभी कोई पट्टी कर दिया, कभी सुसु कर दिया, कभी कोई किसी को मार दिया। मैं जाता था KG1 KG2 में, तो मेरा अपने जूते से परेशान रहता था। बार बार मैडम अब मेरी मैडम वो बहुत बढ़िया थी, पता है। मैं सारा जितनी बार भी जाऊँ मैडम, अब वो मेरा फीता बांधती थी तो मैं जाता था, और वो बार बार फीता बांधती थी, बार बार। बहुत मतलब मेरे को प्रेम हो गया था। अरे मतलब अभी तो हाँ, जिसको बोलते हैं ना आकर्षण, बहुत अच्छी मैडम है। मैं सब, फिर मैं कभी उदास हो जाऊँ तो मेरे से बगल के बात करे, तो मैं बहुत, तो आज भी मैं तुमको बता दूं KG1 की मैडम थी, लेकिन आज भी उनका चेहरा मेरी कल्पनाओं में है, मुझे याद है वो एक्टिविटी याद है। मैं जूता बांध रही है, फिर मैं रो रहा था तो मेरे को चुप करा रही है, वो आज भी मेरी यादों में है। मतलब वो यादें अच्छी यादें हैं, सम्मान है मेरा है। हाँ, वो सियान हो गई जब, अब मैं और सफ़ेद हो गए तो वो का जवान रही। चलो देखो, पहली बार इसी को देखो घुमा सकता है, प्रारंभिक बोले तो प्राइमरी, है ना, और इसी को अपन प्राथमिक भी बोलते हैं। पहली बार भारत में प्रारंभिक शिक्षा या प्राथमिक शिक्षा के विकास के लिए 1 लाख अनुदान की व्यवस्था की गई प्रतिवर्ष। 1 लाख रुपए, उस जमाने के 1 लाख ना, हाँ मान सकते हो। ठीक, तो आपसे पूछेगा, हालांकि मैं तुमको बता दूं व्यवस्था तो की गई है अधिनियम में, लेकिन कभी पैसा खर्चा ही नहीं किया गया ना। कभी भी प्राथमिक एजुकेशन के लिए 1 लाख अनुदान मिला ही नहीं, जैसे कि अभी भी चलता है। हाँ, अभी भी जो है घोषणाएं बहुत होती हैं, लेकिन होता नहीं है, वही है। तो लेकिन आपसे पूछेगा कि किस अधिनियम के तहत पहली बार प्राथमिक शिक्षा के विकास के लिए भारत में 1 लाख अनुदान की व्यवस्था की गई? द्वितीय चार्टर अधिनियम 1813। ठीक, दोनों महत्वपूर्ण है, दोनों, है ना। भारत में चर्च, ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन PSC में पूछ सकता है कि भारत में चर्च बिशप के अधीन कर दिया गया, जिसका भार भारतीय राजस्व पर पड़ा। बिशप जानते हो कौन होता है? जैसे देखो, जैसे हमारे आजकल टीका लगा के सब हावी हो गए ना, जिधर देखो उधर धार्मिक पदाधिकारी हैं ये लोग। एक पादरी होता है, वो चर्च में होता है, वो एक चर्च का मुखिया होता है। एक चर्च होता है, उस चर्च का बॉस कौन? पादरी। लेकिन एक एरिया में बहुत सारे चर्च हैं, उन सब का बॉस कौन? बिशप, बड़ा अधिकारी है ना। तो भारत में जितने भी चर्च अंग्रेजों ने बनवाए, उन चर्चों को एक बिशप के, किसके अधीन कर दिया? बिशप के। अब बिशप के अधीन कर दिया तो एक पद भी बना दिया, मतलब अब उसको सैलरी देना है, तनख्वाह देना है। कहाँ से देते थे? भारतीय राजस्व, भारत से जो पैसा इकट्ठा कर रहे हैं ना कंपनी, उसी से उसको सैलरी देते थे। बहुत कम चांसेस है इसके, है ना। बड़े एग्जाम में पूछेगा, याद रहेगा। 2 चीज़ें महत्वपूर्ण याद रहना है आपको। द्वितीय चार्टर अधिनियम 2 महत्वपूर्ण चीज़ें हुई। आंशिक रूप से कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार खत्म किया गया। क्या छोड़ दिया गया? चाय और अफीम का व्यापार। दूसरा, प्राथमिक शिक्षा के विकास के लिए 1 लाख रुपए वार्षिक अनुदान की व्यवस्था की गई, हालत जो कभी खर्च हुआ ही नहीं। ठीक, ये 2 याद रहना चाहिए आपको। आगे चलते हैं। अरे अब तृतीय चार्टर अधिनियम, इधर आ जाओ, बहुत महत्वपूर्ण है। पहले रेगुलेटिंग एक्ट में क्या किया? बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया। अब देखो ये क्या करेंगे, अब बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर, क्योंकि क्षेत्र इनका कब्जा बढ़ता जा रहा है, कब्जा बढ़ता जा रहा है। ठीक, अब बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल होगा किस अधिनियम के तहत? तृतीय चार्टर अधिनियम 1833। महत्वपूर्ण है। तो तृतीय चार्टर अधिनियम 1833 का पहला हिस्सा क्या कहता है? बंगाल का गवर्नर जनरल क्या बन गया? भारत का गवर्नर जनरल। ठीक,
इस प्रकार भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बना? भारत का नोनी कैनिंग नहीं होगा नोनी, विलियम बेंटिक। विलियम, यहाँ नाम नहीं लिखा हुआ ना, लेकिन लिख लो लिखना चाहो तो। इस प्रकार जब इस अधिनियम के तहत बंगाल का गवर्नर जनरल क्या बन गया? भारत का गवर्नर जनरल। और भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन? विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक। चल, अब ये भारत का गवर्नर जनरल बन गया। अब क्या हुआ भैया? बॉम्बे और मद्रास की दुर्गति और हो गई। जैसे जैसे बंगाल का गवर्नर, पहले बंगाल का गवर्नर जनरल हुआ तो गुलाम हो गए उसके। अब बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल हो गया तो कुछ और भी चीज़ें होंगी। अब क्या हुआ कि बम्बई और मद्रास के गवर्नरों की विधायी शक्ति से वंचित कर दिया गया। क्या कर दिया गया? वंचित। समझो इसको। विधायी शक्ति बोले तो विधि बनाने की शक्ति, विधायी शक्ति बोले तो विधि बनाने की शक्ति। बंगाल में जो मुखिया, जो अधिकारी इन्होंने नियुक्त किया है वो बंगाल का गवर्नर जनरल है। मद्रास में मद्रास का गवर्नर है, बॉम्बे में बॉम्बे का गवर्नर है ना। इन लोगों को अपने क्षेत्र में शासन चलाने के लिए विधायी शक्ति का अधिकार दिया गया होगा, कुछ विधि बनाकर शासन चलाए दिया गया होगा। लेकिन इन दोनों का बॉस कौन? बंगाल का गवर्नर जनरल बन गया, अधीन हो गए। लेकिन फिर भी अपने क्षेत्र में ये विधि पारित कर वहाँ का शासन चला सकते थे। लेकिन अब जैसे ही बंगाल का गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया, इनकी वो शक्ति भी छीन ली। मद्रास और बॉम्बे के गवर्नर की विधायी शक्ति भी छीन ली। अब वो तय करेगा कैसे शासन करना तुमको। समझ गए? क्लियर है? जिससे विधायिका की ऐसी भी शक्ति भारत के गवर्नर जनरल को पूरे ब्रिटिश भारत के लिए प्राप्त हो गई। अब मद्रास और बॉम्बे के गवर्नर कोई विधि बना ही नहीं सकते। अब जो भी विधि बनाएगी पूरे भारत के, कौन बनाएगा? भारत का गवर्नर जनरल बनाएगा। तो समझ गया, ब्रिटिश भारत के लिए प्राप्त होगी। किसको प्राप्त हो गई? पूरे भारत के लिए। समझ गए? जितने भारत पर नियंत्रण था पूरे भारत के लिए, ये बात याद रहेगा। लेकिन ये आगे की चीज़ें हैं बड़े एग्जामों के लिए। पहला चीज़ जो आपको हर एग्जाम के लिए याद होना चाहिए, किस अधिनियम के तहत बंगाल का गवर्नर जनरल का पद भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया? है ना, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक, हाँ, स्वतंत्र अभी कहाँ स्वतंत्र हुए हम? अभी 1947 में स्वतंत्र होंगे हम। अभी कहाँ चल रहा है? अभी ये सब हम अंग्रेजों गुलामी है हम लोग। और वो भी किसका शासन चल रहा है? अभी कंपनी का शासन। और वो सब अंग्रेजी होते थे। हम लोगों को कोई पूछता थोड़ी था कि हमको गवर्नर जनरल बना देगा। सब अंग्रेज होते थे वो, है ना। ठीक, बात क्लियर है? तुम समझा कि नहीं समझा? तुम डाउट? हाँ, अब आओ दूसरा महत्वपूर्ण चीज, ये भी याद होना चाहिए एकदम बढ़िया से। तृतीय चार्टर अधिनियम में दूसरी महत्वपूर्ण चीज क्या हुई? पहले अफीम और चाय को छोड़ दिया गया था और कंपनी का एकाधिकार समाप्त किया गया था। इस अधिनियम में पूरी तरह से कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त। अब कोई भी, हाँ, पतन नहीं बोल सकते, बोले मतलब खोल दिया गया, ओपन कर दिया गया कि और लोग भी अगर व्यापार करना चाहें तो कोई भी व्यापार कर सकते हैं। पूरी तरह से कंपनी के एकाधिकार कौन से अधिनियम में समाप्त हो गया? तृतीय चार्टर अधिनियम 1833। अफीम और चाय का छोड़े हुए थे, वो भी, उस पर भी कंपनी का एकाधिकार समाप्त। क्लियर? आगे चलिए। ये इसके 1% चांसेस हैं और किसी को ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है सिवाय पीएससी और यूपीएससी के। देखो हुआ क्या, बहुत भारतीय जो है ना अंग्रेज़ों से मांग कर रहे थे कि देखो भैया, एक तो साला हमारा भारत, उस पर आगे सालों कब्जा कर लिए, उसके बाद साला हमको हमारे ऊपर शासन चलाने के लिए अधिकारी नियुक्त करते हो। वो अधिकारी भी हरामखोर गोरा होता है,
कुछ तो छोड़ो हमारे लिए, हमारा देश है भाई, हमारा क्षेत्र है, कुछ तो छोड़ो। तो भारतीय मांग करते थे कि भैया आप लोग अधिकारियों की नियुक्ति के लिए आप लोग क्या करते हो, आप उस समय अंग्रेज़ भी एग्ज़ाम लेते थे, पता है, जैसे आज यूपीएससी आईएएस का एग्ज़ाम होता है, उस समय अंग्रेज़ परीक्षा लेते थे, उसको बोलते थे आईसीएस, इंपीरियल सिविल सर्विसेज। क्या कहते थे? आईसीएस एग्ज़ाम होता था। इंडियन नहीं बोलते थे, इंडिया तो था ही नहीं उस समय ना, इंपीरियल, इंपीरियल सिविल सर्विसेज। गुलामी, इंपीरियल, वो जो शासक वर्ग थे, हम गुलाम थे ना, इंपीरियल, गुलामी नहीं बोलेंगे। इंपीरियलिज्म एक टर्म है जिसको आप लोग अभी नहीं समझोगे, जब आप इतिहास पढ़ोगे ना तो इतिहास के कुछ क्रम है वहाँ पढ़ोगे, है ना। अभी मैं तुमको बताऊंगा तो तुमको समझ में नहीं आएगा। एक शब्द है इंपीरियलिज्म, है ना। इंपीरियलिज्म मतलब किसी एक वर्ग का, कहीं पर एक तरह से उसको राजशाही से डिनोट करते हैं, उन्हीं तंत्र पर उन्हीं का पूरा नियंत्रण। अब मैं वही बोला ना, अभी नहीं होनी, आएगा इतिहास में जब वो शब्द कनेक्ट होके आओगे ना तब, ठीक है। अभी केवल इसको समझो, इसका फुल फॉर्म क्या है? इंपीरियल सिविल सर्विसेज। ये एक एग्ज़ाम होता था। आज स्वतंत्र भारत के बाद यही एग्ज़ाम क्या कहलाता है? यूपीएससी ना। हाँ, मैं बता रहा हूँ तुम लोगों को, आईसीएस का एग्ज़ाम होता था। लेकिन अंग्रेज़ क्या करते थे, और ऊपर से ये एग्ज़ाम लंदन में होता था, लंदन में, मतलब लंदन में एग्ज़ाम होता था, और जो अधिकारी, जो मतलब कलेक्टर वहाँ, वो अंग्रेज़ लोग चुनते थे एग्ज़ाम लेकर, उसको भारत में पोस्ट कर देते थे। तो भारतीय मांग कर रहे थे कि अरे सालों, हमारा देश है, हमारे ऊपर ही तुम अधिकारी नियुक्त करते हो, तो हमको तो मौका दो अधिकारी बनने का। तो मांग चल रही थी। तो पहली बार इस अधिनियम के माध्यम से कोशिश की गई, किसकी की? सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता। खुली प्रतियोगिता का अर्थ भारतीयों को भी मौका मिले। खुली प्रतियोगिता, ओपन कंपटीशन का मतलब भारतीयों को भी मौका मिले। तो इस अधिनियम में प्रयास किया गया, लेकिन हुआ क्या? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने क्या कर दिया? इसका विरोध कर दिया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने क्या कर दिया? इसका नहीं भाई नहीं, ये सही नहीं, तो ये हो नहीं पाया। तो पहली बार सिविल सेवकों के लिए खुली प्रतियोगिता का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था, लेकिन ये सफल नहीं हो पाया, क्योंकि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने इसका विरोध किया और निरस्त कर दिया गया। तो आपको उतना ध्यान नहीं रखना है, आपको ये ध्यान रखना है कि कब सिविल सेवकों की खुली प्रतियोगिता का आरंभ हुआ, और अगले वाले में होगा। इसमें किया गया था, लेकिन ये सफल नहीं हो पाया, अगले वाले में हो जाएगा। ठीक, ये बात याद रहेगी। सिविल सेवकों के लिए नहीं, ये इसको उतना ध्यान मत दो, ये दो जरूर ध्यान देना। बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बन गया, और दूसरा कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार पूर्णतः समाप्त। ठीक, आइए तीसरा और भी होगा, ये देखो। भारतीय कानून का वर्गीकरण। अब क्या किया इन लोगों ने? प्रथम विधि आयोग का गठन किया। देखो, विधि में अगर कोई परिवर्तन करना हो तो क्या होता है? आयोग गठित किया जाता है, वो अध्ययन करती है, रिपोर्ट सौंपती है, रिपोर्ट के आधार पर कुछ सुधार किया जाता है। तो आपको केवल ये याद रखना है कि प्रथम विधि आयोग का गठन किस अधिनियम के तहत हुआ? तृतीय चार्टर अधिनियम 1833। और इसके अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड मैकाले। ठीक, और कब हुआ? 1834। तीनों फैक्ट अलग अलग तरीके से बन सकते हैं। तो भारत में पहला विधि आयोग का गठन किस अधिनियम के तहत हुआ? 1833 चार्टर अधिनियम। कब हुआ?
कौन थे अध्यक्ष? बकाले। ऐसे प्रश्न बन सकता है। आइए आगे। दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया। इस अधिनियम की बहुत खास बात, भारत में दास प्रथा जानते हो ना, गुलामी प्रथा जो थी, दास प्रथा, गुलाम बना लेते थे, सेवा करते रहते, ना पैसा देते थे ना कुछ, दास। उसका दास रहा तो उसका बेटा भी फिर दास रहेगा किसी का, हाँ वही सब। तो दास प्रथा अंग्रेज़ों ने बहुत सही काम भी किए हैं यहाँ पर, है ना। तुमको बता दो, सती प्रथा उन्हीं लोग ख़त्म किए, दास प्रथा उन्हीं लोग ख़त्म किए, नर बलि प्रथा उन्हीं लोग ख़त्म किए। तो हमारे भारत में जो बहुत हम ये थे हम वो थे, इतना जो हल्ला करते हैं ना, जो खूब जब कुछ भी होता है तो इसका आविष्कार तो हम बहुत पहले कर चुके थे। देखना, सीना ठोकने में बहुत माहिर है। देखना तुम, मुझे बहुत गुस्सा आता है जब बोलेगा कि एरोप्लेन वहाँ बना दिया, तो यहाँ के बहुत सारे विद्वान हैं, ऐसे चालाक विद्वान हैं, अरे एरोप्लेन तो हमारे यहाँ बहुत पहले बन गया। यकीन नहीं आता, रावण के पास था, देखो। अगर रावण के पास था तो कहाँ गया रे? कुबेर को लौटा दिया। कुबेर कहाँ है? वाह, भगवान को देखा है क्या? तो कहाँ से मिलेगा? लेकिन आविष्कार हमारे यहाँ हो चुका था, बहुत तरह तरह की चीज़ें। ये बात सत्य है कि अंग्रेजों ने बहुत सारे क्रेडिट हमको नहीं दिए उस समय, ऐसा नहीं, विद्वानों की कमी नहीं रही। लेकिन जब अपने आप को हर क्षेत्र में जब विद्वान साबित करने की कोशिश होती है ना, जब तो दूसरा पक्ष देखता हूँ, और ये कोशिश कौन करते हो जानते हो? खास वर्ग करता है कि हम बहुत विद्वान हैं हमारे भारत में। और जब मैं देखता हूँ कि उन्हीं विद्वानों ने जो परंपरा बनाई है, जब उसको देखता हूँ तो मेरे को लगता है विरोधाभास नहीं है। इतने विद्वान थे तुम साले, तो तुम लोगों ने सती प्रथा बना दी है। पति मर जाए तो पत्नी को जला दो जिंदा। दहेज प्रथा तुम ही लोगों ने बनाई है। औरत अपना घर छोड़ के आएगी, पैसा भी लेके आएगी बाप से। और ये कहा, अभी क्या बोला था, दास प्रथा, ये सब तुम ही लोगों ने बनाई है। बाजार लगता था बाकायदा, महिलाएं बेची खरीदी जाती थी। ये सब क्या था? ये प्रथा कौन? बुद्धिमान लोगों ने बनाया। बुद्धिमान लोगों का परिचय लगता है ये प्रथा। चलो इधर आओ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दास प्रथा किस अधिनियम के तहत गैर कानूनी घोषित की गई? 33। तो आपको लग रहा है कि पांचों के पांचों इंपॉर्टेंट है? एक को छोड़कर 4 पॉइंट वाइज शॉर्ट में याद रखना। प्रथम तृतीय चार्टर अधिनियम का पहला पॉइंट क्या है? बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बना। दूसरा, कंपनी का एकाधिकार पूर्णतः समाप्त। तीसरा, प्रथम विधि आयोग का गठन मैकाले की अध्यक्षता में 1834 में। चौथा, दास प्रथा गैर कानूनी घोषित हो गया। पॉइंट में, शॉर्ट पॉइंट में। इसमें तो लंबे लंबे लाइन लिखे, लेकिन तुम्हें अपने दिमाग में बैठाना है तो तुम शॉर्ट में लिखोगे, तभी दिमाग में बैठेगा। बाकायदा चार्ट बना के शॉर्ट में। ब्रेक ले लो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। गान भरना जाता है, पता है तुम लोगों को, रटवाने के लिए जो बोलता हूँ ना मैं, एक तो वैसे ही मैं एक कान से अंधेरा नहीं बहरा हो गया। चक्कर मार लें। भारत में अंग्रेज़ों का जो कंपनी शासन कब से प्रारंभ हुआ? 1773 से कब तक? 1858 तक। दूसरा चरण क्राउन शासन, अरे पगली, क्राउन शासन 1858 से। कंपनी शासन के तहत पहला अधिनियम रेगुलेटिंग एक्ट 1773। उसके बाद सेटलमेंट 1781। उसके बाद 84, है ना। उसके बाद चार्टर अधिनियम आया पहला 1793, पहला चार्टर अधिनियम 1793। दूसरा 1813, तीसरा 1833, चौथा 1853। फिर शुरू होता है क्राउन शासन। पहला अधिनियम कौन सा? भारत शासन अधिनियम 1858। उसके बाद भारतीय परिषद अधिनियम आएगा 3। पहला 1861, दूसरा 1892, तीसरा 1909।
भारत परिषद अधिनियम 1909 को क्या कहते हैं? उसके बाद कौन सा अधिनियम आया? भारत शासन अधिनियम 1919, उसको क्या कहते हैं? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। उसके बाद कौन सा अधिनियम आया? भारत शासन अधिनियम 1919। अच्छा, हो गया। उसके बाद भारत शासन अधिनियम 1935। फिर उसके बाद अंतिम अधिनियम भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। ठीक, फिर शुरू करते हैं अपन रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत पहला चीज़ क्या हुआ? बंगाल का गवर्नर बन गया बंगाल का गवर्नर जनरल। इसी से रिलेटेड बम्बई और मद्रास के गवर्नर उसके अधीन हो गए। भारत का बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन बना? वॉरेन हेस्टिंग्स। अच्छा, दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ क्या हुई? कहाँ? कलकत्ता। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। कौन से वर्ष में? और पहले मुख्य न्यायाधीश कौन बने? एलिजा एम्पे। ठीक, अच्छा। और एक और तीसरा जो अपना महत्वपूर्ण था कि इसी अधिनियम के तहत कंपनी के अधिकारियों को क्या क्या कर दिया गया? निजी व्यापार से प्रतिबंधित कर दिया गया। और दूसरा, भारतीयों से उपहार और रिश्वत लेने पे प्रतिबंध कर दिया, लगा दिया गया। 3 महत्वपूर्ण था। अब अपन अगले एक्ट में पहुंचते हैं, जो है एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। ठीक, वही जो ये एक्ट आया क्यों? कमियां, वो कमी क्या थी? बंगाल के गवर्नर जनरल और सुप्रीम कोर्ट के बीच शक्तियों का सीमांकन नहीं था क्लियर, उसी को सीमांकित किया गया इसमें। हाँ, विभाजन वही है ना। फिर उसके बाद तीसरा एक्ट कौन सा आया? पिट्स इंडिया 1784। पहला चीज़ क्या हुआ इसमें? बोर्ड ऑफ कंट्रोल, नियंत्रण बोर्ड। किसकी स्थापना हुई? नियंत्रण बोर्ड की स्थापना हुई। और नियंत्रण बोर्ड को क्या? राजनीतिक प्रशासन का मामला दे दिया गया। अब बोर्ड ऑफ निदेशक मंडल व्यापारिक मामला। इसी को हम क्या कहते हैं? भारत में दोहरे शासन का प्रारंभ हुआ पिट्स इंडिया के तहत। दूसरी महत्वपूर्ण चीज, प्राथमिक शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए का अनुदान का प्रावधान था इसमें। ठीक, प्रतिवर्ष। हाँ, बिशप वाला उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे चलते हैं। अब आते हैं चार्टर अधिनियम में। पहला चार्टर अधिनियम, उस समय गवर्नर जनरल, बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस ना। अच्छा, और कमांडर इन चीफ जो है वो गवर्नर, बंगाल के गवर्नर जनरल के परिषद का सदस्य नहीं होगा, तो उतना महत्वपूर्ण नहीं है। दूसरे में आते हैं। दूसरा चार्टर अधिनियम आया 1813 में। इसमें महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़ क्या हुई? चाय और अफीम को छोड़कर कंपनी का व्यापाराधिकार समाप्त। दूसरा महत्वपूर्ण चीज़, अरे दूसरा वाला प्राथमिक शिक्षा वाला था यार। ठीक, दूसरा वाला प्राथमिक शिक्षा, ओके। लेकिन जो कि हुआ नहीं। अच्छा, अब तीसरे में आते हैं। तीसरे में पहला महत्वपूर्ण चीज़ क्या हुआ? बंगाल का गवर्नर जनरल बन गया भारत का गवर्नर जनरल। और भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बना? विलियम बेंटिक। ठीक, ओके। दूसरा चीज़ क्या हुआ? हाँ, दूसरा महत्वपूर्ण क्या? कंपनी का एकाधिकार पूर्णतः समाप्त। तीसरा, सिविल सेवा का प्रारंभ हुआ, लेकिन वो हो नहीं पाया ना। फिर उसके बाद प्रथम विधि आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में? मैकाले। कब? 1834। और बहुत महत्वपूर्ण, दास प्रथा गैर कानूनी घोषित हुआ। ठीक, यही था विधि में। अब कहाँ पहुंचे अपन? चतुर्थ। चलो भैया, 4 विभाग बनाए गए इस अधिनियम के तहत। गृह, वित्त, विदेश, रक्षा, 4 विभाग बनाए गए। ठीक, चतुर्थ चार्टर अधिनियम के तहत 4 विभाग। कौन कौन से भैया? गृह, वित्त, विदेश, रक्षा, है ना। प्रश्न बन सकता है। गृह, वित्त, विदेश, रक्षा। ठीक, अब देखो, ये पृथक विधान परिषद की स्थापना
जो आगे चलकर क्या बनी, भारतीय विधान परिषद यानी कि केंद्रीय विधान परिषद। ठीक, अब आपसे पूछेगा क्या बोल, देखो ये क्या बोला कि पहले ना गवर्नर जनरल ही कार्यकारी परिषद का सदस्य होता था और जो विधि बनाती थी उसका भी अध्यक्ष वही होता था। ठीक है, मुखिया वही होता था। अब क्या बोला गया कि भैया गवर्नर जनरल के काम को भी अलग करते हैं, अलग करते हैं। गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद अलग रहेगी और विधि बनाने वाली परिषद अलग रहेगी। समझ रहे हो? देखो पहले जो गवर्नर जनरल था वो कार्यकारी परिषद का भी मुखिया था और वही विधि भी बनाता था, विधि भी तय करता था। लेकिन अब ज़रूरत महसूस हुई, अब जिम्मेदारी बढ़ती जा रही थी। अब ज़रूरत महसूस, ये चालू किया हूँ कि नहीं किया हूँ? हाँ, ज़रूरत महसूस हुई कि चलो भाई बोझ कम कर देते हैं, विधि बनाने वाली संस्था अलग बना देते हैं और गवर्नर की कार्यकारी परिषद अलग रखते हैं। समझ गए? तो पहली बार क्या हुआ, पृथक विधान परिषद की स्थापना कौन से अधिनियम के तहत हुई? चतुर्थ चार्टर। और यही जो विधान परिषद इस समय जो बनेगी, आगे चलकर यही भारतीय विधान परिषद भी यही कहलाएगी। इसी को हम केंद्रीय विधान परिषद भी कहेंगे और जो आगे चलकर क्या कहलाएगी, लघु संसद। याद रहेगा, पृथक विधान परिषद की स्थापना यानी कि भारतीय विधान परिषद या केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना किसके तहत हुई? क्लियर है? प्रथम बार क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व गवर्नर जनरल परिषद में, ये देखो गवर्नर जनरल की परिषद हुआ करती थी जो बनी थी रेगुलेटिंग एक्ट। पहली बार क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व मिला। क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का मतलब सब अंग्रेज हुआ करते थे, भारतीय कोई भी नहीं हुआ करता था। तो पहली बार गवर्नर जनरल के परिषद में क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व दिया गया। अब इसके तहत क्या हुआ, देखो 6 सदस्य हुआ करते थे। पहले 4 की बनी थी, फिर 6 सदस्य हुआ करते थे परिषद में। 6 में से 4 बंगाल, मद्रास, बंबई, आगरा के स्थानीय प्रांतीय सरकारों द्वारा चुने गए। अब देखो मैं बताता हूँ, ये समय आते आते तक हमारे यहाँ प्रांत बन गया था। अंग्रेजों ने क्या किया था, प्रांत बना दिया था, बंगाल प्रांत, मद्रास प्रांत, और यहाँ पर चुनाव भी होते थे। क्या होते थे? चुनाव। प्रांतीय सरकार, जैसे आज हमारे राज्य सरकार बोलते हैं ना अपन, बिहार में एक सरकार, छत्तीसगढ़ में एक सरकार। तो भैया उस समय अंग्रेजों के ज़माने में जैसे आज राज्य बोलते हैं, राज्य नहीं था, प्रांत हुआ करता था, है ना। तो प्रांत में भी सरकारें बना करती थी। ठीक, तो पहली बार इन देखो बंगाल, मद्रास, बंबई, आगरा, MBBA, क्या बोला? MBBA, ट्रिक में याद रखने के लिए, MBB या MBAB, MBBA जैसा भी याद रखना। मद्रास, बिहार, बंगाल, आगरा के प्रांतीय सरकारों के जो सदस्य हैं वो गवर्नर जनरल परिषद में सदस्य बनाए गए। क्लियर हुआ? अरे बिहार बोल दिया क्या? ओह सॉरी, मुंबई है, मद्रास, बंबई, बिहार, बंगाल, आगरा, है ना। मद्रास, बंबई, बंगाल, आगरा, यहाँ के प्रांतीय सरकारों के जो प्रतिनिधि थे वो सदस्य बनाए गए गवर्नर जनरल की परिषद में। तो आपसे प्रश्न पूछेगा कि पहली बार गवर्नर जनरल के परिषद में क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व किस अधिनियम के माध्यम से दिया गया? चतुर्थ। और कैसे दिया गया? तो हम बोलेंगे मद्रास, बंगाल, आगरा और बंबई, यहाँ के प्रतिनिधित्व गवर्नर जनरल की परिषद में 4 सदस्य शामिल किए गए। क्लियर है? ये इंपॉर्टेंट हो गया। सिविल सेवा की खुली प्रतियोगिता का शुभारंभ हो गया इस अधिनियम के तहत। खुली प्रतियोगिता मतलब अब भारतीय भी ये एग्ज़ाम दे सके।
अभी भी चुनौती थी, बता दे रहा हूँ। अब भी हुआ ये, इन्होंने चलो मौका तो दिया, चलो भाई आप ये जो हम सिविल सेवा की परीक्षा लेंगे तो जो भारतीय होंगे जिनके पास वो योग्यता होगी वो एग्ज़ाम में बैठ सकेंगे और चयन हो सकेंगे, ठीक है। लेकिन चुनौती ये थी कि साले अभी भी परीक्षा लंदन में लेते थे, मतलब केवल अमीर घरानों के लोग ही लंदन जाके परीक्षा दे सकते थे। चाहे जो भी हुआ हो, शुरुआत तो हुई, सिविल सेवा की खुली प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। और आपको पता है आईसीएस में सेलेक्ट होने वाले पहले भारतीय कौन थे? सत्येंद्र नाथ टैगोर। ये रविन्द्रनाथ टैगोर से इनका रिश्ता था। क्या थे? शायद रविन्द्रनाथ टैगोर के चाचा थे का? सत्येंद्रनाथ टैगोर बड़े भाई या चाचा थे? वो नहीं पूछेगा बड़े भाई था कि चाचा था, बस ये पूछेगा कि आईसीएस में सेलेक्ट होने वाले पहले भारतीय कौन? सत्येंद्र नाथ टैगोर। और जानते हो अंतिम उम्र कितनी होती थी इस एग्जाम में बैठने की? 19 साल। अंतिम आयु, हाँ, अंतिम आयु 19 साल। तो इतना कठिन होता था ये भारतीयों के लिए, लेकिन फिर भी यहाँ से कुछ भारतीय चयनित हुए हैं, है ना। तो अभी 19 की तो होने वाली है, वो अंतिम आयु थी इन्होंने। उस समय सत्येंद्रनाथ टैगोर कलेक्टर बन गया था। लंदन जाके एग्ज़ाम देके कलेक्टर बन गया। अच्छा, तुम्हारे सुभाष चंद्र बोस सुने हो नाम ना? वो भी आईसीएस सेलेक्टेड है, लेकिन वो नौकरी नहीं की है। वो बस वो बोले मैं बताना बस चाहता था कि मेरी औकात क्या है अंग्रेज़ों को, है ना। तो इस तरह का, है ना। अच्छा, अब इधर देखो आप, ये याद रहेगा। अब ये जब शुभारंभ हो गया तो फिर भैया एक कमेटी भी बनाई गई 1854 में, मकाले समिति का गठन किया गया। इसीलिए तो वो खुली प्रतियोगिता शुभारंभ हो गया तो मकाले समिति का गठन किया गया। बताओ भाई कैसे कैसे क्या क्या किया जाए। तो आपसे बोलेगा सिविल सेवा के लिए कौन सी समिति गठित की गई थी? मकाले, वही मकाले जो प्रथम विधि आयोग का अध्यक्ष था, है ना। कैसे नोनी? यहाँ पर छत्तीसगढ़ में जो छोटी बच्चियाँ होती हैं उनको नोनी बोलते हैं। नोनी। हाँ। हमारे यहाँ साग होता है नोनी का। हैं? साग, नोनी का साग होता है। अच्छा, साग सब्जी, हाँ, भाजी। भाजी, हाँ, नोनी भाजी। हाँ। नोनी भाजी होता है, एक पड़ होता है, उसमें ना नोनी का साग और मड़वा की रोटी खाया जाता है। किसकी रोटी? मड़वा की रोटी। मड़वा क्या होता है? मड़वा बाजरा। अच्छा, बाजरा, बाजरे की रोटी, बाजरे की रोटी। तो यहाँ पर नोनी बोला जाता है छोटी बच्चियों को। गुड़िया भी बोलते हैं ना। हाँ, गुड़िया। वो तो आम बोलचाल की भाषा है गुड़िया। कहाँ? तुम जहाँ रहती हो? हाँ, ये मतलब भैया को, हाँ भैया कहाँ जाना है? यहाँ पे सब भैया होते हैं। यहाँ पर नोनी है। हाँ, हिंदी है वो, वैसे सामान्य शब्द है। यहाँ की भाषा में नोनी, बच्ची जो है नोनी। और जैसे कोई बड़ी हो गई तो फिर सुनना वो कौन डार जाबे आए। अच्छा देखो, क्या बोलते हैं? वहाँ पत्नी को क्या बोला जाता है? पत्नी को जोरू बोला जाता है। जोरू, हाँ, तो सुने होगा ना जोरू। यहाँ बोला जाता है डौकी। हाँ, डौकी, और पति को डौका। हाँ, है ना। और पत्नी को बाई भी बोल देते हैं। बाई काम हाँ, उसको भी बाई बोलते हैं, लेकिन यहाँ पत्नी को भी बाई। ये मोर बाई है, मतलब ये मेरी पत्नी है ना। कम बोलते हैं, सर ज़्यादा बोलते हैं। हाँ, नहीं बोलते रहे, जाओ गांव में जाओ, देखो कैसी बोलेंगे, मोर डौकी है, मोर डौका है। बहुत कम हो गया ना ये, नहीं बोलते
बहुत कम हो गया, देर से तो बोलते हैं। तुम लोग शहर में रहते हो तो शहर में कम ही बोलते हैं। जाओ, कहाँ से हूँ? नहीं होता है तब वो निकलता है। तो ये गाली है डोकी डोका? जब झगड़ा होता है तब निकलता है डोकी डोका। बोलते रहे। अच्छा बताओ, सामान्य भाषा में क्या बोलते हैं पत्नी को? नहीं बोलते हैं, सुनती हो। नहीं नौनी, यहाँ नहीं बोलते ऐसा। वो तुम्हारे उधर बोलते हैं, जैसे नाम से नहीं बुलाते। हाँ, उधर ना पति का नाम नहीं लिया जाता। वैसे यहाँ भी नहीं लेते, गांव में नहीं लेते। तो कैसे बुलाएंगे यहाँ पर? जैसे वो तुम्हारे उधर, अजी सुनती हो, अरे गुड्डी की मम्मी सुनती हो, ऐसा बोलेंगे। यहाँ क्या बोलेंगे? नौनी की मम्मी। है ना? ए वो कुंदरू के दाई, है ना? बच्चे के नाम की हाँ, बच्चे के नाम से लेकर पूजा की मम्मी, है ना, छोटू के पति का नाम नहीं लेते। तो ये परंपरा वैसे मतलब लगभग हिंदी बेल्ट में है, लेकिन अब नहीं ख़त्म हो गया। अब ख़त्म हो गया। तुम लेती हो नाम? जब झगड़ा होता होगा तब? हाँ, तो इस तरह का। अच्छा, मेरी बाई मेरे को कुकुर बुलाती। हाँ, कुकुर का मतलब सब कुत्ता। हाँ, एक साथ पर्व होता है, कुकुर तिहार होता है। हमारी पत्नी जो है जब एकदम खुश रहती हैं, है ना, तो ओ जी करती हैं, है ना। जब उसे गुस्सा आता है तो काहे कुकुर की तरह चिल्ला रहे हो? और तो और ऐसे ही बोलती है, ए कुकुर, गुस्से में। चलो, द्वितीय विधि आयोग का गठन हुआ। मतलब ये पीएससी जैसे एग्जामों के लिए या व्यापम के बड़े एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है, बाकी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। द्वितीय विधि आयोग का गठन हुआ। अध्यक्ष कौन? जॉन रोमिली। पहला विधि आयोग के अध्यक्ष थे मैकाले। द्वितीय विधि आयोग के अध्यक्ष जॉन रोमिली। अच्छा, द्वितीय विधि आयोग इसलिए पीएससी के लिए महत्वपूर्ण है कि इस समय पहली बार भारत में आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी का निर्माण हुआ, है ना। अच्छा, किसी भी एग्जाम वाले अभ्यर्थी को इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए। आईपीसी उधर लिखा है, देखो, इंडियन पीनल कोड, हिंदी में बोलते हैं भारतीय दंड संहिता, ठीक। सीआरपीसी देखो, वो आर स्मॉल होता है ना सी के बगल में, उसको बोलता है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। अंग्रेजी भी पता होना चाहिए, बता रहा हूँ, फुल फॉर्म पूछ देता है कभी भी छोटे एग्जामों में। सीआरपीसी का फुल फॉर्म है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। कब बना? 1860 में। इसी विधि आयोग की सिफारिश पर बना है ना। फिर बना सीपीसी, सिविल प्रोसीजर कोड। इसका हिंदी है नागरिक प्रक्रिया संहिता। कब बना? 1861। तो ये ईयर और फुल फॉर्म तीनों महत्वपूर्ण है और अच्छा है, क्रम से है 1859, 60, 61, 59, 60, 61। अब क्रम भी याद रखना है, क्रम इधर उधर हुआ, ईयर भी आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी, आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी, 1859, 60, 61। और हिंदी भारतीय दंड संहिता, इंडियन पीनल कोड, आईपीसी इंडियन पीनल कोड, भारतीय दंड संहिता, सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, वो क्या है उसका हिंदी? दंड प्रक्रिया संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता। और सीपीसी है सिविल प्रोसीजर कोड, नागरिक प्रक्रिया संहिता, ठीक है। क्राउन शासन शुरू हो गया, कंपनी शासन समाप्त, क्राउन शासन। भारत शासन अधिनियम 1800। अच्छा, एक और चीज़ बता देता हूँ ना, ये जो तृतीय चार्टर अधिनियम था ना, कहाँ गया ये? इसको सेंट हेलेना एक्ट के नाम से जाना जाता है। सेंट हेलेना एक्ट, सेंट हेलेना एक्ट के नाम से जाना जाता है। वैसे ही बस हर चीज़ देखो,
तुम्हारी उम्र कितनी है? नाम भूल गया मैं। मुस्कान। मुस्कान। है 22। मुस्कान 22, 22 साल की हो गई हो। अच्छा, ईयर थोड़ी पूछा था, नाम पूछा था पगली। आपने पूछा होगा कि कितनी है। उम्र पूछा क्या मैं? अच्छा हाँ हाँ, ओके ओके, मैं अल्जाइमर हो गया लग रहा है। हाँ, तो देखो, प्रतियोगिता परीक्षा में जब जाओगी तो असीमित है जो जीएस और जो जीएस का ज्ञान और जो सिलेबस है ना, वो सिलेबस लिखा तो हुआ होता है कि ये पूछेंगे, लेकिन जो जीएस होता है ना उससे रिलेटेड वो असीमित है। तो मुझे अनुभव है, तो मैं तुमको बताऊंगा यहाँ पर इतना ही जानो, उससे ज़्यादा अपने को नहीं जानना। क्यों? क्योंकि अगर तुम हर जगह, जिज्ञासा होनी अच्छी बात है, लेकिन सिलेबस, जब प्रतियोगी परीक्षा, कोई भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करो तो तुम, कोई भी व्यक्ति सर्वज्ञानी नहीं हो सकता, सारी चीज़ें दिमाग में रख सकता है? नहीं रख सकता। ठीक, तो तुम्हें, हमें क्या करना है, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा को क्रैक करने के लिए, अब मान लो ये इतना बड़ा क्षेत्र है ना, तो इसका 80% पे फोकस हमको रखना है। 80% जहाँ से प्रश्न आएंगे, बार बार इसी को पढ़ेंगे, बार बार पुख्ता करेंगे, तो हम सेलेक्ट हो जाएंगे, यहाँ तक कि टॉपर भी हो जाएंगे। लेकिन ये जो 20% क्षेत्र है, इसके पीछे अगर पढ़े हम तो क्या होगा? बढ़ जाएगा। जितना 80% तुमने 80% के लिए मेहनत किया ना, उसका दुगना मेहनत उस 20% के लिए लगेगा। और फिर लेकिन नुकसान, अभी फ़ायदा होगा कि नुकसान होगा, ये बताओ? नुकसान होगा। क्यों? सिलेबस इतना दायरा था तुम्हारा, दायरा इतना कर लिया, इतना दायरा कर लिया तो रिवीजन भी नहीं हो पाएगा ढंग से, और उसके बाद भी प्रश्न जब आएगा तो कन्फ्यूजन में वो भी गलत। हमारा दायरा ये होना चाहिए, ये उस 20% के फेरे में नहीं पढ़ना है, इसी भी के फेरे में रहना, बार बार रिवाइज करना है, हम टॉपर हो जाएंगे, है ना? ठीक, तो वहाँ पर केवल इतना ही जानना है, सेंट हेलेना एक्ट। अब आते हैं अपन भारत शासन अधिनियम 1802 अगस्त को पारित किया। क्योंकि ये क्राउन शासन का पहला अधिनियम है तो ये डेट भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। कब पारित हुआ? ये 2 अगस्त 1858। इस एक्ट को कहा जाता है एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। पूछ सकता है, बिल्कुल, एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। किस एक्ट को कहा जाता है? भारत शासन अधिनियम 1858। ठीक, ईस्ट इंडिया कंपनी को, अब देखो भैया, अब इसको रिलेट कर लो ना भाई। अंतिम अधिनियम कंपनी का 1853 था चार्टर, और 1857 में विद्रोह हो गया, तो इसका गाज तो गिरना था। अब शासन सीधे क्राउन के हाथों में चला गया। अब क्राउन के हाथों में चला गया मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म होगी। अगले अधिनियम में क्या हुआ? ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया तथा शासन क्राउन यानी कि महारानी विक्टोरिया ने अपने हाथों में ले लिया। ठीक, पूरी तरह से समाप्त। हाँ, ईस्ट इंडिया कंपनी समाप्त और पूरी शासन व्यवस्था को महारानी विक्टोरिया, ब्रिटिश क्राउन ने अपने हाथों में ले लिया। अब जब ले लिया तो बहुत व्यापक चीज़ें बदली जाएंगी। अब देखो इन्होंने क्या किया, भारत के गवर्नर जनरल का पद बदल कर दिया भारत का वॉइस रॉय। क्या हो गया? ये पद नाम बदल कर क्या हो गया? बस समझो कि वॉइस रॉय, इसका पद नाम बदल गया, कुछ शक्तियां दे दी गई। बस भारत को जो गवर्नर जनरल था उसके पद का नाम बदल कर क्या कर दिया गया? भारत का वॉइस रॉय। और इस प्रकार पहला वॉइस रॉय कौन बना? कैनिंग। कौन बना? कैनिंग। इस प्रकार भारत का पहला वॉइस रॉय कौन बना? लॉर्ड कैनिंग। यहाँ लिखा नहीं है, वो इतिहास का विषय है, इतिहास में वैसे भी पढ़ोगे, लेकिन मेरे दिमाग में आया तो मैं बता दिया। कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हास्टिंग्स। भारत का पहला गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक। और भारत का पहला वॉइस रॉय लॉर्ड कैनिंग। ठीक, तो ये दो महत्वपूर्ण चीज़ें हो गई भैया। भारत शासन अधिनियम 1858 में 2 महत्वपूर्ण चीज़ें हो गई। एक, ईस्ट इंडिया कंपनी समाप्त, शासन महारानी विक्टोरिया के हाथों में। दूसरा, भारत का गवर्नर जनरल अब क्या बन गया?
वॉइसरॉय, भारत का वॉइसरॉय, ठीक, लिखा हुआ है, हाँ यही तो बोला मैं। अब देखो, जब ईस्ट इंडिया कंपनी ही समाप्त हो गई तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और कोर्ट ऑफ नियंत्रण बोर्ड और निदेशक मंडल की आवश्यकता है क्या? रिलेट कर लो उसको, रिलेट कर लो उससे। ईस्ट इंडिया कंपनी समाप्त मतलब नियंत्रण बोर्ड और निदेशक मंडल भी समाप्त, दोहरा शासन समाप्त, रिलेट हो जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी ही समाप्त हो गई, अब व्यापारिक कोई कंपनी है ही नहीं, तो अब जरूरत क्या है? वो भी समाप्त। अच्छा, लेकिन इसको समाप्त किया तो कुछ और की आवश्यकता तो पड़ेगी, आवश्यकता पड़ी और एक नए पद बनाया गया, किसका? भारत राज्य सचिव का, भारत राज्य सचिव, इसी को अंग्रेजी में बोलते हैं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, ठीक, भारत राज्य सचिव का पद। तो एक ईस्ट इंडिया कंपनी समाप्त, नियंत्रण बोर्ड निदेशक मंडल भी समाप्त, नए पद का सृजन हुआ, भारत राज्य सचिव। सीधा सीधा प्रश्न, भारत राज्य सचिव का पद किस अधिनियम के तहत निर्मित हुआ? भारत शासन अधिनियम 1858। अब इसके बारे में कुछ खास चीजें। भारत राज्य सचिव, भारत राज्य सचिव का ऑफिस लंदन में ही था, यहाँ नहीं था, कहाँ था? लंदन। और जो भारत राज्य सचिव का जो ऑफिस था लंदन में, उसको कहा जाता था इंडिया हाउस। ये भी जीके है आपका, याद होना चाहिए, है ना। एक तो भारत राज्य सचिव पद का निर्माण किस अधिनियम के तहत हुआ? भारत शासन अधिनियम 1858। भारत राज्य सचिव का ऑफिस कहाँ था? लंदन में, और जो ऑफिस था उसका क्या नाम था? इंडिया हाउस, ठीक, लंदन में भारत राज्य सचिव का ऑफिस। क्लियर हो गया? अच्छा, अब भारत राज्य सचिव, भारतीय प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण किसका हो गया? अब वो वाइसरॉय, भारत का गवर्नर जनरल वाइसरॉय बना दिया, वो एजेंट के रूप में यहाँ कार्य करेगा उनकी ओर से, लेकिन जवाबदेह कौन होगा? मुख्य, वो लंदन में बैठा है, भारत राज्य सचिव। भारत में प्रशासन का सबसे बड़ा अधिकारी कौन हो गया? भारत राज्य सचिव, जो कहाँ बैठा है? लंदन में, ठीक। और ये जो भारत राज्य सचिव था, ये ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य होता था, मतलब एक मंत्री को बनाया जाता था, समझ रहे हो? ब्रिटिश मंत्रिमंडल, जो ब्रिटेन में जो सरकार थी, उस मंत्रिमंडल का एक सदस्य होता था भारत राज्य सचिव, क्योंकि सीधा भारत में प्रशासन की जिम्मेदारी किसकी रहेगी? भारत राज्य सचिव की। और वो ही मंत्रिमंडल में जब मंत्रियों की मीटिंग होगी ना, तो वहाँ उससे सवाल पूछा जाएगा। ब्रिटिश संसद में किससे सवाल पूछा जाएगा? भारतीय प्रशासन के विषय में जवाबदेह कौन है? भारत राज्य सचिव। बात समझ में आई? मैं सोचे रहे हो कि मुख्यमंत्री बन गए साए साए, है ना, कौन? विष्णुदेव साय, वैकेंसी भी आई साए साए, लेकिन वैसे लगत नहीं है, मतलब अब लोकसभा चुनाव है ना, तो सबका ध्यान अब उधर है। लेकिन ये तय है कि लोकसभा चुनाव के बाद वैकेंसी आएगी, व्यापम की वैकेंसी, जो स्टेट व्यापम की वैकेंसी आएंगी। तुम्हारे यहाँ क्या होता है पता है? व्यापम नहीं होता, तुम्हारे वहाँ होता है बिहार सबऑर्डिनेट सर्विसेज, अधीनस्थ सेवा। एक तो पीएससी होती है, बिहार पीएससी में डिप्टी कलेक्टर, डीवाईएसपी, ये सब पद, मतलब क्लास 2 और वो उसका, और नीचे के भी कुछ पद होते हैं ना इंस्पेक्टर रैंक के, उनके पटवारी उटवारी, ये भी वहाँ भी होता है। भूमि खेत नापता कौन है? भूमि राजस्व विभाग में से आती है वैकेंसी। हाँ वही तो यहाँ पर उसे जो सबसे निचला वैकेंसी होता है उसको पटवारी बोलते हैं, जो रस्सी लेके जाता है नापने, है ना। उसके ऊपर राजस्व निरीक्षक होता है। तो ये छोटे पदों को भर्ती करने के लिए राज्य का एक और बोर्ड होता है। तुम्हारे यहाँ अधीनस्थ सेवा होता है, जैसे यूपी में होता है यूपी सबऑर्डिनेट सर्विसेज, अधीनस्थ सेवा, वैसी होता है। लेकिन यहाँ हमारे यहाँ व्यापम एक, हाँ हमारे यहाँ व्यापम लेता है सब परीक्षाएं, है ना। ये बात समझ में आ गई है? आज मेरे को बोर लग गया है, क्या होता है? मतलब
ऐसा लग रहा है जैसे थक गया हूँ मैं चिल्ला चिल्ला के। नहीं, सुबेरे भी क्लास, सुबेरे ना समझाने वाली चीज़ थी, ज्योग्राफी चल रहा है तो वो थोड़ा इंटरेस्टिंग भी है। मेरे को ऐसे विषय पढ़ाने में मज़ा आते हैं जहाँ कुछ है। अभी पॉलिटी में भी है, लेकिन यहाँ पर रटन ज्ञान ज़्यादा है। यहाँ रटना होगा तुमको कौन सा चीज़ कहाँ ज़्यादा है, तो यहाँ पर ज़्यादा रटवाना हो गया, ज़्यादा बोलना हो गया। सुबेरे 7:30 करना है तो ला, तो पूछी का है ऐसी। सुबह 7:30 बजे ज्योग्राफी चल रहा है, अभी शुरू किया, 2 क्लास हुई है। यहाँ तुम्हारा संविधान शुरू है तो संविधान ही ख़त्म होगा। वो सीसेट है ना, और इसमें से कोई भी एक चीज़ ख़त्म होगी तो यहाँ पर फिर तो यहाँ कुछ भी शुरू हो सकता है, नया चक्र शुरू हो जाएगा। तुम लोगों का अपना हिसाब किताब से चलता रहेगा। अब नए स्टूडेंट आएंगे तो नया चक्र शुरू होगा, है ना। चलो आज यहीं पर ब्रेक करते हैं। मेरा ना